बांग्लादेश वाला इंसिडेंट हो गया, नेपाल वाला इंसिडेंट हो गया। यहाँ पर एक्सटर्नल एक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट है ही है। मैं ये नहीं कह रहा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट होगा, बट और जो सो कॉल्ड बोलते हैं कि डीप स्टेट। अगर भीड़ अनकंट्रोलेबल हो जाए तो आपको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी गोली मारने के लिए? जब ऐसे सिनेरियो होते हैं कि भाई जहाँ आप गोली चलाने की बारी आती है, उसकी रिटर्न परमिशन होती है कि हाँ मैं परमिशन दे रहा हूँ, आप गोली चलाओ। अगर आपने गोली मार दी बिना परमिशन के, कुछ होगा? फिर आपको प्रूव करना पड़ता है कि भाई अ डे इन द हेल वीक कैसा होता है? यार उसके नाम ही हेल है। उसमें आदमी का भूत बन जाता है। मतलब आंखें बस खुली हुई हैं और ये नहीं पता चलता उसको दिख भी रहा है नहीं दिख रहा है। लोग दौड़ते दौड़ते सो रहे होते हैं। मैंने करीब 250 सवा पौने 300 करीब ऑपरेशन 250 ऑपरेशंस, 350 हाँ 4-5 साल में। तो इस टीम के साथ इनकाउंटर हुआ। मैं नीचे आ रहा हूँ, मैं यहाँ एक नाले के अंदर आ गया, तो नक्सली भाग कर आ रहे हैं ऐसे, तो वो उधर भाग रहे हैं प्लेन की तरफ। वहाँ से एक टीम आ रही है। उन्होंने बोला कि भाई अब तेरी तरफ फायर आएगा, हम तेरे बिल्कुल सामने आ रहे हैं, तेरे सामने आएगा तो नीचे हो जाए। वी कैन लिटरली फील कि हमारी गोली सर के ऊपर से जा रही है, बिकॉज हम झाड़ी में क्रॉल करके जा रहे हैं, चट 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 करती हुई जा रहे हैं। और आई एम श्योर आपने अपने करियर में बहुत सारे ऑपरेशन करे होंगे, सबसे टफ कौन सा रहा? टफ तो मुझे लगता है कि वो था, क्या कहते हैं, जब हमने अपने एक बंदे को इवैक्यूएट किया था। बताओ पूरा। उसको क्या था कि क्या क्या हुआ था उसमें, चलो आई स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग। एक नॉर्मल डे था, वी वर इन अवर हेडक्वार्टर्स। शाम को हम अपना गेम खेल रहे थे, फुटबॉल चल रहा था। तो गेम भी पूरा नहीं हुआ था, लाइक वी वर लाइक 30-40 मिनट्स इनटू द गेम, और कि वी गॉट मैसेज कि भाई ऑपरेशन में जाना है, 4 टीमें जाएंगी। 4 या नहीं, हाँ 4 टीमें थी, 4 टीमें थी। तो ठीक है, मतलब लोगों ने गेम छोड़ा अपना, वी प्रिपेयर फॉर आवर ऑपरेशन पे। एक नॉर्मल ऑपरेशन प्लान बना, जैसे कि इनपुट था कि ऐसे कुछ पर्टिकुलर मूवमेंट है। सो ये आई एम टॉकिंग अबाउट गिरिडीह। गिरिडीह का एक डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, गिरिडीह ओके डिस्ट्रिक्ट है। सो उसमें जाते हैं, ऑपरेशन ब्रीफिंग होती है, ट्रूप्स की ब्रीफिंग होती है। रात को अराउंड 10-11 या मे बी 11-12 टाइप्स हम निकल जाते हैं। तो 3-4 घंटे का ड्राइव था, वहाँ से ड्राइव करते हैं और देन वी ड्रॉप एट अ पॉइंट पर ड्रॉप होते हैं। और अराउंड 1-2 घंटे चलने के बाद वी मतलब उस पर कोर एरिया में हम पहुँच जाते हैं। तो इट वाज लाइक कि आगे टीम थी, मेरी टीम थी। तो एक पॉइंट के बाद वी हैव टू बाइफरकेट, उस टाइप से ऐसे बाइफरकेट होना था। तो मुझे एक रिज के ऊपर जाना था और इस टीम को ऐसे जाना था। तो जैसे ही मैं बाइफरकेट होकर ऊपर चला हूँ तो इस टीम का कांटेक्ट हो जाता है नक्सलाइट के साथ। तो यहाँ कांटेक्ट हो जाता है, मैं रिज पर हूँ, तो जंगल थोड़ा डेंस होता है। आई वॉज नॉट एबल टू सी कि गन फाइट इस तरफ से हुआ है या इस तरफ से हुआ है। सो मेरे लिए तो यार ये था कि आई कैन नॉट फायर, राइट, कि मैं बिना देखे किस फायर कर दूँ, ऐसा ना हो कि कोलेटरल डैमेज ही हो जाए, अपने उसको लग जाए। तो एनकाउंटर लाइक 2-3 मिनट ही हुए थे, तो आई गॉट अ मैसेज कि बंदे गोली लग गई है। तो वो बंदा वही था जो मेरी टीम में मेरे साथ फुटबॉल खेल रहा था। तो इस टीम का बंदा था, उसको गोली लग जाती। तो मैं वापस आता हूँ, एक सेक्शन को यहाँ वो ऊपर छोड़ते हैं, ऊपर फॉर लेट्स से कोई भागता है इधर से कुछ उसके लिए, एक टीम को यहाँ छोड़ते हैं। मैं वापस आता हूँ, मैं उनको बोलता है कि भाई आप ऑपरेशन कंटिन्यू रखो, बिकॉज आपको पता है कहाँ कौन कौन एनिमी कहाँ पर है। तो मैं इसको इवैक्यूएट करता हूँ। सो दैट इवैक्यूएशन वाज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पार्ट ऑफ ऑपरेशन, बिकॉज उस बंदे की जॉब पर यहाँ पर लगी थी गोली, उसका ये लटक गया था। और यू कैन नॉट गिव फर्स्ट एड यहाँ पर, क्या फर्स्ट एड दोगे, राइट? मतलब ब्लड से चोक हो रहा अपने आप ही, वो सांस नहीं ले पा रहा। तो उसका हमने जो जैसे तैसे थोड़ा बहुत किया और हमारे हाथ पूरे ब्लड वगैरह में हो गए थे। फिर उसको उस पर स्ट्रेचर पर रखा, एडोक का स्ट्रक्चर बनाया, और अराउंड हम 10-12 लोग थे, हम लेकर भागे हैं उसको। रोड हेड था, अराउंड एरियल डिस्टेंस दिखा रहा था 1.4-1.5 टाइप्स, मतलब होगा जंगल में अराउंड 2-2.5 किलोमीटर के आसपास। और जंगल में क्या ना कि वो सीधा रास्ता नहीं होता, नाले हैं ऐसे उबड़ खाबड़, आपको उसमें ऐसे रास्ते में भागते हुए जाना, और उसमें ध्यान रखना है कि इसको दिक्कत ना हो। जो बंदा है जिसको इवैक्यूएट कर रहे हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते नीचे चले गए, वो कभी टेढ़ा हो गया, जैसे मूवीज़ में जो कॉमेडी मूवीज़ उसमें दिखाते हैं। तो उसको मतलब लेके जाना और रोड हेड तक पहुंचाना। सो दैट वाज लाइक कि अगर मैं बोलूँ कि भाई 1-1.5 किलोमीटर डिस्टेंस था या 2 किलोमीटर डिस्टेंस, दैट वाज वन ऑफ द टफेस्ट रेस आई हैव रन इन माई लाइफ। कि उसमें पूरे फेफड़े फट गए थे हमारे। और मतलब ठीक है, वो थकान हो रही है वो ठीक है, बट हमारे माइंड में ये था कि नहीं यार, इसको बचाना है यार, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। बचा पाए? नहीं,
उसका एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया था और एक्चुअली चोक भी कर गया था, वो नहीं हो पा रहा। तो हमने वहाँ तक तो पहुँचा दिया था उसको एम्बुलेंस तक, बट एम्बुलेंस में ही जाते ही हो गया था। जब आपका फर्स्ट टाइम जब आपने कमांड किया तब क्या हुआ, जहाँ पे बहुत फायरिंग हुई हो? टेलिंग दोस स्टोरीज यू नो व्हिच वी सीन द मूवीज, सब वो बताओ आप। नहीं, मेरा जो फर्स्ट गोलियां चल रही हो, कुछ ऐसा हो रहा हो? नहीं देखो, गोली चलने वाला जो है कि मैं आपको बताता हूँ कि आई टेल यू पिक्चर। तो मैं उसमें वही बता रहा हूँ नाउ इफ़ आई कम टू कि जो मेरा पहला इंडिपेंडेंट कमांड वाला ऑपरेशन था, तो उसमें क्या था कि हमारी ऑफिसर मैस में पार्टी चल रही थी। आई वॉज लाइक 2 और 3 ड्रिंक्स डाउन, तो मैसेज आया कि ऑपरेशन जाना है। तो CEO वाज सिटिंग देयर, CEO बोला ये जाएगा, अपनी 2 टीम लेके जाएगा। तो मेरे हाथ में ग्लास था, ख़त्म किया मैं, ठीक है सर। सो दैट वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट ऑपरेशन। तो उसमें क्या था कि ऑपरेशन में हमें सुबह जाना था, बट ये था कि हमें किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर रात को ही निकलना था। तो अपना वहीं पर ही सब ख़त्म किया, छोड़ा, तैयार हुए, ऑपरेशन के लिए निकल गए। तो हमने वहाँ पर 4 ऑपरेशन किए इंडिपेंडेंट, जो मेरे पहले एक्सपोजर था, जिसमें मतलब मेरे ऊपर कोई कमांड करने वाला नहीं था। मैं अपनी टीम को, दोनों टीम को इंडिपेंडेंट, वो एक्सपोजर था। रही बात कि जिसमें मैंने इंडिपेंडेंटली कमांड किया, एनकाउंटर चलाया, तो उसमें वही था कि जिसमें मैंने बताया ना 1 साल बाद हमने बदला लिया था। उसमें ये था कि 5-6 टीमों को आई वाज मतलब एक तरीके से मैं आई वाज कमांडिंग। मैं उनको बता रहा था आप यहाँ पर आइए, आप यहाँ पोजीशन लीजिए, आप यहाँ पोजीशन लीजिए, और गन फाइट चल रही है। तो वहाँ से मैसेज आ रहा है कि भाई नीचे डाउन हो जाना, मैं तेरी तरफ ही फायर कर रहा हूँ, तेरी तरफ गोलियाँ जाएंगी। तो हम पिन डाउन हुए पड़े हैं, बिल्कुल क्रॉलिंग कर करके आगे बढ़ रहे हैं। कैसे करते हो बात? उस वॉकी टॉकी से, जो वॉकी टॉकी, हाँ, वायरलेस सेट से। ऐसा नहीं है कि एक हैंड मूवमेंट के साथ? नहीं, जंगल में कहाँ हैंड मूवमेंट दिखाई देंगे। अच्छा, लेट से कि बहुत दूर है। हाँ, मैं लेट से कि मेरी 20 लोगों की टीम है, दैट इज स्ट्रेच्ड ओवर लाइक 20-30 मीटर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ सिग्नल दे रहा हूँ, दिखेगा नहीं, गॉट इट। ठीक है। तो यहाँ तो क्या है ना कि पास हाँ, यहाँ तो हम वी आर ऑपरेटिंग इन मतलब रेडियस ऑफ लाइक 100 मीटर्स टाइप्स में, राइट। तो यहाँ डेंस जंगल थे, यहाँ तो वॉकी टॉकी से बात हो रही थी। तो इट वाज लाइक कि ये एक रिज है, यहाँ एक रिज है, और उस तरफ थोड़ा प्लेन है। तो इस टीम के साथ इनकाउंटर हुआ, मैं नीचे आ रहा हूँ, मैं यहाँ एक नाले के अंदर आ गया हूँ, ठीक है। अब ऐसा सिचुएशन है, तो नक्सली भाग कर आ रहे हैं ऐसे, और वो उधर भाग रहे हैं प्लेन की तरफ। तो वहाँ से एक टीम आ रही है, जो वहाँ से टीम आ रही है, उन्होंने बोला कि भाई अब तेरी तरफ फायर आएगा, हम तेरे बिल्कुल सामने आ रखे हैं, ठीक है, तेरे सामने आएगा तो नीचे हो जाएगा। हमें वी कैन लिटरली फील कि हमारी गोली सर के ऊपर से जा रही है, बिकॉज हम झाड़ी में क्रॉल करके जा रहे थे, चढ़ 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 करती हुई जा रही थी। तो मेरा क्लियर इंस्ट्रक्शन, भाई जो मुंडी उठाएगा वो जाएगा ठीक है। तो मतलब उस ऑपरेशन में ये था कि इट वाज हाईली कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन, और हमने क्रॉलिंग करते करते वो एकदम वहाँ पहुँचे, और हमने वहाँ पर किलिंग किया नाले के अंदर जाकर। और हमारे कोहनियाँ छिल गई, घुटने छिल गए, और वो ऑपरेशन चला था करीब आधा पौना घंटा। और दैट टाइम मतलब दैट ऑपरेशन वाज एड्रेनलिन पंप टाइप्स में था, ऐसा लग रहा था कि एड्रेनलिन चल रहा है, आज तो रुकेगा ही नहीं। तो जब वो ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो एकदम से हमारी बॉडी अकड़ गई। मैंने कहा ये क्या हो गया, मतलब इतना बॉडी में पेन एकदम से ना, कमर अकड़ गई, और यहाँ फिर सारे दर्द तुम्हें पता चल रहे थे कहाँ कहाँ दर्द हो रहे हैं। मैं आई टेल यू वन थिंग, हमारी कोहनिया और नीज कब छिले हमें नहीं पता, पर जब ऑपरेशन ख़त्म हुआ हमें लग गया कि हाँ सब हो गया। देन उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि अरे यार यहाँ से ब्लड क्यों आ रहा है, यहाँ से क्यों आ रहा है ब्लड। और ऐसा नहीं मेरी सारी टीम है, बिकॉज सब क्रॉलिंग कर गया, बिकॉज सबको पता है मुंडी उठेगी तो जाएगा। तो सबके लिए इंस्ट्रक्शंस क्लियर थे कि मुंडी नहीं उठानी। और भाई लिटरली मतलब 1-2 फीट ऊपर से गोलियाँ जा रही हैं, वो कह रहे हैं भाई मैंने फायर किया, लगी तो नहीं, कि नहीं सर करते रहो फायर, हम आगे आ रहे हैं तो मतलब इट्स मतलब टीम इवेंट है, तो मतलब इट्स वेरी गुड, मतलब मज़ा आता है ऐसा काम करने में। सर कैसा होता है फील, मतलब एक इंसान के साथ यू प्लेइंग फुटबॉल एक शाम को, और फील ऐसा होता है कि मैं आपको बताता हूँ कि तो कैसे आप लोग ऑपरेट करते हो मेंटली इमोशनली? हमारे फोर्सेस में क्या रहता है, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट जो स्पेशल फोर्सेस टाइप्स में, तो वही यार एक फैमिली तुम्हारे घर में रह रही है, तो वो फैमिली रहती है हमारी दूसरी फैमिली, अवे फ्रॉम अ फैमिली। तो सोचो कि वी लॉस्ट अ मेंबर फ्रॉम अ फैमिली, तो किस तरह का दुख होता है। पर दुख होता है, बट वो ना ऐसा नहीं होता कि कोई रो रहा है, वो अंदर एक रहता है कि नहीं इनको छोड़ना नहीं इस टाइप से। तो एक तरह के रेज और रिवेंज टाइप में चल रहा होता है। तो बट हाँ मतलब एक मैं नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ कि वी लॉस्ट अ मैन, चलो हमने तो एक फैमिली मेम्बर खोया, बट एक जो एक्चुअल उसकी फैमिली थी, अ मदर लॉस्ट हिज सन, अ वाइफ लॉस्ट हिज हस्बैंड, एंड उसके 2 बच्चे भी थे, सो दे लॉस्ट देयर फादर। सो वो ज़्यादा मुझे दुख देता है रादर देन कि
उस टाइप में कि चलो एक बंदा चला गया, बिकॉज ही हैव साइंड अप फॉर दिस राइट, मतलब ही हैज़ वॉलंटियर फॉर दिस कि ये हो सकता है, उसके साथ हुआ मेरे साथ भी हो सकता था. सो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट. वो थोड़ा फैमिली को फेस करना और वो सब करना वो ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है. और बट ठीक है, नेवरदीलेस एक एग्जैक्टली 1 साल बाद मेरी टीम ने उनके लोगों को मारा था. हमने करीब 6 लोग थे उसमें, 6 लोगों को मारा था हमने. उस ऑपरेशन में भी किलिंग्स हुई थी जिसमें उसको गोली लगी थी, बट वही कि वहाँ पर हमारा लॉस हो गया था. वी डिडंट टेक दिस एज अचीवमेंट. तो हमने 1 साल बाद फिर उनसे सेम जो सो कॉल्ड दस्ता था उसके साथ एनकाउंटर हुआ. सो वी किक देयर एसेस. तो थोड़ा सा कि कोई रात में चल रहा है ऑपरेशन अंधेरे में, वहाँ पे कैसे जाते हो जंगलों के बीच में से, एंड हाउ डू यू रीच, पूरा बताओ. कोई ऐसा कोई एपिसोड था? सी यू आर राइट कि जो हमारा मूवमेंट है वो रात को होगा, बिकॉज हम दिन में मूव करेंगे तो दिन में जंगल में कोई भी आदमी मिलता रहता है, कोई गाय भैंस चरा रहा है, लोग मूवमेंट कर रहे हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन सरप्राइज इन डे लाइट. तो रात को मूवमेंट होता है. रात को मूवमेंट ऐसा होता है कि आप लगा लो कि आप आंख बंद कर लो या आंख खोल लो, इट्स ऑलमोस्ट एक ही बात है. पिच डार्क होता है. पिच डार्क स्पेशली जब कोई अमावस की रात आ जाए, अगर आप डेंस जंगल में चले गए, चाहे अमावस हो या पूर्णिमा की रात हो, फिर वो अमावस ही रहती है. तो फिर उसमें क्या है, एक दूसरे को पकड़ के चल रहे होते हैं. अच्छा. ऐसे मतलब उसका बैग पकड़ रखा होता है, एक दूसरे को पकड़ के चल रहे होते हैं. और आप मतलब ट्रेनिंग दी जाती है कि थोड़ा साइड से देखो, सब मतलब करते हैं, बट पॉइंट इज़ कि आप आंखें बंद कर लो या वो कर लो, ठोकर खाते हुए और गिरते पड़ते आप चल ही रहे होते हैं. तो वो रहता है. तो ये हाँ, वी कैन नॉट यूज़ एनी लाइट. हम कोई टॉर्च वगैरह यूज़ नहीं करते. और ना ही क्या कहते हैं, फिर जो पाथ है वो कैसे निकाल रहे हो, जो मतलब जो सबसे आगे है बंदा खड़ा हुआ जो आपको लीड कर रहा है, हाउ डज ही नो कि जाना किस तरफ है? मेरे पास वो रहेगा GPS. अच्छा. GPS रहेगा. मैं नहीं बताऊंगा रास्ता है इधर, मैं बताऊंगा 200 मीटर स्ट्रेट ऐसे चल रहे होते हैं. जैसे थोड़ा बहुत लेट से डाइवर्ट हुए, मैंने कहा नहीं थोड़ा लेफ्ट हो जाओ, नहीं थोड़ा राइट हो जाओ, इस तरीके से ऐसे अंदाजे पे चल रहे होते हैं. मतलब वहाँ ये नहीं होता कि हम कोई पगडंडी पकड़े चल रहे हैं या रोड पकड़े चल रहे होते हैं. तो इट्स मोर ऑफ अ क्रॉस कंट्री वॉक होता है, टैक्टिकली चलना होता है हमें. और यू नेवर नो कि आप गोबर में होके जा रहे हो या कीचड़ में होके जा रहे हो, सब चल रहे होते हैं. और एक बार ऐसा हुआ था कि हम पहाड़ के ऊपर चल रहे थे, तो एक हमारा बंदा नीचे गिर गया था, आगे का स्काउट. वो ज़्यादा नहीं, मतलब 4-5 फीट होगा, उसमें नीचे गिर गया था. तो पता नहीं चलता. बाकी लोग सारे नहीं वो समझ के हाँ रुक गए. वो कह रहा गिर गया. मैं कहा फक. मैंने कहा है कि नहीं सर ठीक हूँ, ज़्यादा नहीं नीचे. फिर उसको निकाला, फिर गए, फिर आगे गए. तो वो इंसिडेंट होते रहते हैं. और एक बार एक ऑपरेशन में क्या हुआ था कि मैं आपको बताता हूँ कि किस किस तरह के इश्यूज आते हैं आपको जब नाइट नेविगेशन कर रहे होते हैं. कि हमें जाना है A to B, ठीक है, और वो डिस्टेंस है एरियल डिस्टेंस शायद 2-2.5 किलोमीटर होगा. मीन्स हम ऑन ग्राउंड चलेंगे तो 3-3.5 किलोमीटर हो जाना चाहिए. हम 1 घंटा हो गया हमें चलते चलते, और हमने सिर्फ 10 मीटर कवर किया था. क्यों? वहाँ पर नाले थे जंगल के अंदर. नाले ऐसे नहीं होते छोटे छोटे नाले, ये नहीं, नाले होते हैं बड़े बड़े. तो उसमें क्या होता है कि कभी अगर आप चढ़ नहीं सक पाते नाले, तो आप सोचते आगे से चढ़ जाएंगे. तो हम क्या बस ऐसे ऐसे घूमे जा रहे हैं उसमें. हमें कब पता चला कि जब दूसरी टीम का पीछे वाला बंदा हमें टकरा गया. मैं तू कौन है इसमें? मैं कहा सर यहाँ तो गोल गोल घूमा जा रहा है. सो सोचो कि 1 घंटे में आप सिर्फ 10 मीटर चले हो. GPS में दिखा रहा 10. क्योंकि GPS में इशू क्या है कि जो GPS हम यूज़ करते हैं उसमें ना वो नहीं दिखाता, वो डायरेक्शन दिखाता है. तो वो सब एक ही जगह ऐसे 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 घूम रहा है, तो हमें पता नहीं लगा कि कितना आगे जा रहे हैं उस टाइप से. तो 1 घंटा हमारा वहाँ लग गया. फिर हम देखा थोड़ा और मैप वगैरह देखा उस तरीके से, फिर थोड़ा साइड से निकल के फिर हम साइड से गए. नहीं तो सोचो हमें 1 घंटा ऐसे घूमे जा रहे हैं, ऐसे घूमे जा रहे हैं एक के पीछे. ऐसा कभी हुआ कि आप रात को जा रहे हो एंड अटैक हुआ? रात को अटैक नहीं हुआ है, मतलब एटलीस्ट मेरे साथ तो नहीं हुआ है. और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अटैक इन नाइट, क्योंकि मैं आपको इसी ऑपरेशन को जो मैंने बताया, एक पीछे ऐसे घूमे जा रहे थे. तो जब मैंने देखा यार वो आगे कौन बंदे चल रहे हैं, तो मतलब एक तो फीलिंग वो आती है जब हम कोर एरिया में, तो कह रहे यार ये ऐसा नहीं पार्टी चल रही है. पर कह रहा नहीं हो सकता है कि अपने ही लोग हों, दूसरी टीम जा रही हो. तो हम थोड़ा और देर चले उनके पीछे, उनको पूछा कि आपकी लोकेशन क्या है, वो भी वही लोकेशन बता रहे हैं. तब पता चला कि अपनी पार्टी है. और इवन रात को कटा हुआ पेड़ का थड भी ना, जो कटे हुए पेड़ होते हैं जो इतना छोड़ देते हैं, वो ऐसा लगता है कोई आदमी बैठा हुआ है.
सो एक बार जंगल में एक भालू बैठा हुआ था रात को, तो हमें लगा शायद पेड़ कटा हुआ है। पहले तो मतलब हमने देखा, फिर अपना वो नाइट विजन निकाला अपना, देखा, मैं कहा ये तो भालू, लिख लो साइड से, खामखा अटैक करेगा, कुछ हो खामखा बात बढ़ेगी। फिर बॉडी कैसे रिएक्ट करती है जब गोली लगती है? आई थिंक इसका तो जवाब वही देगा जिसको लगी होगी। आपने देखा होगा ना अपने आसपास साथियों को। बॉडी देखो मुझे लगता है कि दो तरीके से रिएक्ट करती है। एक तो शॉक, बंदा देखता है कि मुझे गोली लग गई है तो ब्लड देखते हैं, हाँ, वो खुद का एक शौक आता है, वो है। दूसरा मुझे लगता है कि जैसे एक ऑपरेशन में बंदे को गोली लगी थी, तो उसमें क्या है ना कि गोली लगी और निकल गई थी, उसमें क्या थोड़ा पेन होता है, मतलब पर जब उस टाइम एड्रेनलिन इतना हाई होता है ना, तो बंदा उस टाइम इतना ध्यान नहीं देता, वो कहता है ठीक है चलो उस टाइम मतलब एक आईडी इंजरी भी हुई थी, तो बंदा उस टाइम इतना रिएक्ट नहीं करता उस चीज़ पेन को लेकर, बिकॉज उसका माइंडसेट अलग चीज़ में लगा होता है। बट जब उसके बाद जब चीज़ें सब सॉर्ट आउट हो जाए तब उसका दर्द होता है उसको। ऑफिस मतलब आपका देखो जब वैसे ही छिल जाता है, यहाँ तो आपको पूरा मांस ही फट गया, तब उसका पेन होता है। सो ये है। बट बाकी जब कोई मेजर ब्लड इंजरी होती है जहाँ ज़्यादा ब्लड वगैरह निकल रहा था, उसमें पहला तो मुझे लगता है एक शॉक लगता है कि एक शायद मुझे लगता है वो फीलिंग आती है कि मैं मरने वाला हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हुई, जब आपका फर्स्ट ऑपरेशन था, वो कहाँ था? हाँ, फर्स्ट ऑपरेशन था मेरा, वहाँ पे क्या क्या हुआ? पलामू में। पलामू इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। तो हुआ कुछ नहीं, दैट वाज नॉर्मल ऑपरेशन। तो उसमें 3 दिन के लिए गए थे हम, और पहले 2 दिन तो मैं ढंग से सोया ही नहीं, इस डर के मारे कि कोई आ ना जाए, कोई हमारा इनकाउंटर ना हो जाए। और जो इशू क्या होता है जब आप पहले ऑपरेशन करने जाते हैं ना, मतलब इट्स लाइक लूजिंग योर वर्जिनिटी टाइप से रहता है वो। तो उसमें क्या होता है, एटलीस्ट फॉर 10 ऑपरेशंस आप अपनी टीम लेके नहीं जाते, आप किसी टीम के साथ अटैच होकर जाते हो। एटलीस्ट यू शुड नो द नुआंसेस ऑफ द ग्राउंड, और आपको थोड़ा रियलिटी पता चले कि कैसे कैसे काम होता है ग्राउंड में, और एज अ कमांडर आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। तो चीज़ें अब ऐसा या मैं ट्रेनिंग करके डजंट मीन कि मुझे ग्राउंड की नॉलेज इतनी हो गई है। सो उसके लिए एक इट्स लाइक अ प्रेप कि आप अपनी टीम को एटलीस्ट कमांड कर सको। सो पहला ऑपरेशन था, मैं दूसरी टीम से अटैच होकर गया था। ठीक है, मैं ऑफिसर के साथ ही चल रहा हूँ, मुझे बता रहा है देखो ये ऐसे करना होता है, ऐसे करना होता है। बट जब हम रात भर चले और क्या कहते हैं, दिन में भी हम थोड़ा बहुत रेस्ट किया है, और अगली रात को भी हमें रेस्ट, दिन में पूरा काम करने के बाद रात को हमें रेस्ट करना। मुझे रात को नींद नहीं आ रही है वहाँ पर, क्यों, कहीं अटैक ना हो जाए, कोई आना, वो कट की आवाज़ होती है, मैं एकदम से देख रहा हूँ। तो जो जिन ऑफिसर के साथ गया था, कह रहा भाई सो जा, कुछ नहीं अभी, रुक जा, सो जा, थोड़ा सा रेस्ट दे ले। तो वो रहता है। और मतलब इट्स अ एक्सपीरियंस जो आपके आगे जो ऑपरेशन करते हो उसमें काम आता है। बिकॉज जो इनिशियली जो आप अंडर कमांड होगे, जो 8-10 ऑपरेशन आप करते हो, इट्स अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस। और वो एक्सपीरियंस ऐसा है जो आगे जाके उसको हो सकता है कि और अपने अकॉर्डिंग एम्पलीफाई करो जो भी है, बट इट्स अ मस्ट। और इट्स लाइक अ हैंड होल्डिंग कि आपको यूनिट में और ऑपरेशन उसमें बुलाया जा रहा है। उसके बाद फिर हमें पार्टी भी देनी होती टीम को। अच्छा। हाँ, कि साहब पहला ऑपरेशन करके आए हैं और अब साहब पार्टी देंगे, उस टाइप से, उस तरीके से रहता है। तो इट्स अ वेरी, मतलब मुझे लगता है इट्स अ वेरी गुड वे टू डू ऑपरेशन। और मुझे लगता है शायद ऐसे ही हर जगह ऐसे ही होता है कि जब कोई भी नया बंदा जाता है तो वो अंडर कमांड ही जाता है, बिकॉज चाहे आप कितने बड़े धुरंधर हो, बट यू शुड नो द नुआंसेस ऑफ द थिंग्स, उस तरीके। सो बात करते हैं मज़ों की। ठीक है, आई एम श्योर एज ए कमांडो आपने बहुतों को मारा होगा, बहुत गोलियां मारी होंगी। कभी आपको लगी गोली? नहीं, आई वॉज लक्की। नाइस। बट कितने मारे आपने? ये क्लासिफाइड है, ये क्लासिफाइड है। क्यों? मुझे लगता है मतलब ऐसे नहीं बताना चाहिए। हाँ, और उसमें एक इशू ये भी है ना कि लेट्स से कि अब मैं एज अकेला तो काम नहीं कर रहा, मेरी टीम से मेरे साथ काम कर रही है। सो आई डोंट नो कि उसको किल मैंने किया, हो सकता मेरी गोली लगी है, मेरी बड़ी की भी लगी है, टीम के दूसरे मेंबर की लगी है। बट होता होगा ना कि यार उसने मारा, मैं ही मारता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता। मतलब एज ए किड्स वी थिंक दैट वेज। ना, मतलब इट्स नॉट अ कॉल ऑफ ड्यूटी कि भाई मैं भी मारूंगा, मैं मारूंगा। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है। इट्स मोर ऑफ अ कि भाई वहाँ पर तो ऐसा लगता है कि जब वहाँ पर जब एकदम एड्रेनलिन चल रहा होता है ना एकदम, सो आई टेल यू उसमें क्या। एनी स्टोरी विच विल लाइक रिमेंबर जहाँ पे आप गए हो और आप धक 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 धक। नहीं, स्टोरी तो मैं बताऊँ आपको, मैं बता दूँ इसमें जो आपका मेंटल स्टेट होता है ना और फिजिकल स्टेट कैसा हो जाता है, ये मेरे साथ 2-3 बार ही हुआ है, स्पेशली जब ड्यूरिंग ऑपरेशंस। सो
ऐसा लगता है कि आप एक फ्लो में चल रहे हैं, मतलब गड्ढा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, पत्थर आ रहे हैं, आपको दिक्कत ही नहीं हो रही है, आप चलते जा रहे हैं और यू आर वेरी फोकस्ड, और मतलब चीज़ें चल रही हैं और आप मतलब कमांड दे रहे हो, मतलब ऐसा लग रहा है थिंग्स आर मूविंग इन ऑटोमेटिक, उसमें ऑटो फेज में चल रही हैं, और इतनी मतलब शरीर में ताकत होती है उस टाइम ना कि आप गोल फायर करते करते भाग रहे हो, और यू कैन सी कि लोग गिर रहे हैं, और यू कैन सी कि आपके टीम वाले भाग रहे हैं, कोई अगर टीम वाला गिर गया है, गोलियां मारा गिरते गिरते, कोई क्रॉलिंग करते करते जा रहा है, मतलब यू कैन सी जैसे मूवीज में होता है ना, हाँ, slow जब motion देखते में, मूवी में, हाँ, तो वैसे भागता हाँ है। ऐसे ऐसे भागते हुए। सो आई टेल यू कि जो एक मूवी थी ये सुपरमैन वर्सेस बैटमैन वाली, जिसमें सुपरमैन पकड़ के खड़ा होता है, तो जो फ्लैश को देख रहा होता है ऐसे करके, तो वो उस तरह का मूवमेंट आता है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मैं सुपरमैन हूँ, बट एक फ्लो, ऑलमोस्ट सुपरमैन तो हुई आप। नहीं जो आपने काम करे हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। सो मैं आई एम सेइंग कि उस टाइम जो एड्रेनलिन रश होता है ना, जो उस टाइम आप इतने फोकस्ड रहते हो ना, तो मुझे लगता है जो फोकस जो आपको होता है ना एकदम पीक लेवल का होता है, और यू कैन सी थिंग्स वेरी, मतलब जो आपको नॉर्मल चीज़ नहीं दिख रही होती है वो डिटेल्स में आपको दिखने लग जाते हैं। आप गोली कहाँ मारते हो कि पता है कि मतलब अगर यहाँ मारा तो बंदा गया, हेड शॉट है, यहाँ पे है, दिल पे है, कहाँ मारते हो सीधा? देखो, हेड शॉट लगेगा जाएगा, पक्का यहाँ जाएगा। लगेगा जाएगा, पर पॉइंट है कि ऐसे एम करके जब एनकाउंटर चल रहा होता है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एम एंड शूट, बिकॉज आप भी मूव कर रहे होते हो, अगर आप नहीं मूव कर रहे तो सामने वाला तो मूव कर ही रहा है, वो ऐसे ऐसे भाग भी रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक अ एम। और पॉइंट क्या है, जो हमारे एनकाउंटर्स होते हैं दे आर एट वेरी क्लोज क्वार्टर्स, ऐसा नहीं कि भाई कोई 100 मीटर दूरी पर आप आराम से लेके मार, नहीं, जंगल में होता है तो 15-20 मीटर 30 मीटर मैक्सिमम, इसी के बीच में गन फाइट चल रही होती है, बिकॉज उसके बाद मैं गोली मारूंगा तो नहीं लगेगी, इतना पेड़ है और वो सब कुछ है, तो वो वहीं रह जाएगी। बट आप जो चीज़ें ले पहनते हो वो रोकती नहीं बुलेट को? नहीं, हम नहीं पहनते। पहनते नहीं हो? क्यों? जो मतलब एज पर SOP हमें पहनना चाहिए। बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं पहनते हाँ, आप लोग? क्यों नहीं पहनते? वो यार हैवी होता है। हैवी होता है, बट इज नॉट क्या कहते हैं उसको, नहीं पहन पाते, बिकॉज हमें बहुत लंबा चलना होता है, और वेदर कंडीशन आर लाइक दैट कि अगर आप पहन के चलोगे ना, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, या थक जाओगे ज़्यादा। थक जाओगे, और अपार्ट फ्रॉम दैट मौसम ऐसा होता है ना कि सफोकेट, मतलब वेरी ह्यूमिड। अच्छा, यार वहाँ पे तो जो डॉग है वो बेहोश हो जाते हैं, जो हम बेल्जियम एनालॉइज लेके जाते हैं, वो नहीं चल पाते। बताओ कि दिन दहाड़े चाहे मैं आपको स्नैपर वाला बताता हूँ। व्हेन आई वाज अंडरगोइंग कोबरा एनर्जी प्रोबेशन, मेरे साथ उरी अटैक्स वाले, जिन्होंने उरी अटैक किया था, जो उरी स्ट्राइक की थी, सॉरी, वो बंदे मेरे साथ ट्रेन हो रहे थे, तो वो स्टोरी बता रहे थे क्या? कि वो एक स्नाइपर था, हमारे साथ एक स्नाइपर भी ट्रेन हो रहा था, तो बताया कि साहब, मैंने बोला क्या क्या, मतलब ऑब्वियसली हम भी अपना शेयर करते हैं, वो भी अपना बताते हैं, मैं जब स्नाइपर की बात आई तो मैं उनका बता रहा हूँ कि वो बोले कि अक्रॉस द मतलब बॉर्डर पे हम बैठे हुए थे, मतलब ऐसा नहीं होता कि 2-4 घंटे के लिए आते करते हैं, वो 2 दिन वहीं रहते हैं, वो इसी पोजीशन बना के बैठे रहते हैं। तो एक वही उनका ट्रेनिंग स्कूल टाइप में था, तो वहाँ पर उन्होंने चलती हुई गाड़ी में एक ड्राइवर को मारा था, तो क्लिफ के साइड गाड़ी चल रही थी, ड्राइवर को हट गया और गाड़ी फिर क्लिफ में गिर गई, उसमें उनका सामान वो सब कुछ जा रहा था। तो और मैंने कहा कितनी दूरी थी, कह रहा था 1600 मीटर करीब। तीसरा राउंड लगा था, 2 राउंड नहीं लग पाए थे, तीसरा राउंड लगा था ड्राइवर को। लोग कहते हैं जो कोबरा ट्रेनिंग है वो बहुत टफ होती है, कि मैक्सिमम सोचते हैं मैं कहाँ पे आ गया, छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसा क्या होता है कोबरा ट्रेनिंग में? छोड़ के तो शायद ऐसे नहीं जाते, बट हाँ कुछ लोगों को इंजरी हो जाती है, कुछ लोग कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड मीट नहीं कर पाते, फायरिंग स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर पाते, तो उस तरीके से बीच बीच में निकलते रहते हैं। बट हाँ, नो डाउट। इतना टफ क्यों होता है? जो आपका हेल्थ वीक होता है उसमें क्या क्या होता है? सी टफ वो इसलिए है कि अगर वो ईजी रहेगा तो अब काम तो टफ करने वाले उसके बाद। अब मैं आपको इजी चीज़ें, अब आपको एक वो क्या कहते हैं, एक यूफोरिया टाइप दिखा दूंगा कि हाँ भाई सब कुछ अच्छा होता है, इतना कर लोगे बहुत है। आपको तो यार ये तो जहाँ जो आपको प्रोविजन बताया गया है ना, उससे कहीं ज़्यादा गुना आपको फील्ड में मिलने वाला है। अग्री। तो उदाहरण में देखिए, अ डे इन द हेल वीक कैसा होता है? अ डे इन द हेल वीक कैसा होता है? यार उसके नाम में हेल है। हाँ, कि वो एक दिन कैसा होता है, मतलब हाउ कि व्हेन इट स्टार्ट्स, कब उठते हो, क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कहाँ से कूदते हो, कैसा बताओ मुझे। सी इशू क्या होता है कि आदमी जो नॉर्मली, स्पेशली आई टॉक अबाउट फोर्सेस वाला, इवन नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है कि आदमी सोचता है कि यार मुझे बस नींद पूरी मिल जाए, नहाना धोना तो चलो इज सेकेंडरी थिंग, मैं 4 दिन बाद में नहा लूँगा, ठीक है। जो प्रोविजंस होते हैं हमारे,
उसमें सबसे ज़्यादा जो आपको जो छीना जाता है ना आपसे, आपका कंफर्ट, वो है आपकी नींद। तो हेल वीक में ना आपकी नींद छीन ली जाती है आपसे, और आपको कुछ नहीं बताया जाता कि अब आपके साथ क्या होने वाला है। मतलब इट्स लाइक टोटली वॉर टाइप या ऑपरेशन टाइप सिचुएशन है कि कुछ नहीं पता अब क्या होगा, दौड़ना पड़ेगा या खाना मिलेगा या क्या कहते हैं फायरिंग करेंगे या पढ़ रहे होंगे, यू नेवर नो। तो इस तरीके से एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है और उसके लिए आपको तैयार किया जाता है कि भाई कुछ भी हो सकता है। और आपको नहीं बताया जाएगा कि हाँ दिवस अभी आपको 10 km रन है विथ 20 kg वेट, या आपका क्या कहते हैं BOC है, या आपको फायरिंग है और स्ट्रेस फायर है, या क्या कहते हैं कोई जंगल एक्सरसाइज है, कुछ भी है। तो उस तरीके से एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है और यू नेवर नो कि कब खत्म होगा ये, कब आपको रेस्ट मिलेगा। तो आप लगे हुए इस लाइक कि जब आप ऑपरेशन में जाओगे, जब ऐसी सिचुएशन होगी तो आपने एक थ्रेशोल्ड ऑलरेडी अचीव कर रखा है, तो आपको उसमें काम करने में या उससे ऊपर हिट करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इट्स लाइक कि लेट्स से कोई बंदा जिम जाता है, उसने 10 kg का वेट उठा रखा है, मतलब उसने जिम कर रखी फॉर एग्जांपल, तो कभी ऐसा कुछ काम करना आएगा जिम वाला, तो हो सकता है उसको 15 kg वेट उठाना पड़े, पर उसको पता नहीं उठाना कैसे है, एटलीस्ट ही नोज द वे। तो इस तरीके से आपको मेंटली प्रिपेयर किया जाता है और उसमें आदमी का भूत बन जाता है। मतलब आंखें बस खुली हुई हैं और ये नहीं पता चलता उसको दिख भी रहा है नहीं दिख रहा है। लोग दौड़ते दौड़ते सो रहे होते हैं, लोग खड़े खड़े गिर जाते हैं नींद में। वहाँ पर ऐसा होता है कि लेट से कि भाई आपको 2 दिन हो गए, आपको खड़ा कर दिया कि आपको कोई ब्रीफ कर रहा है, कोई झूल जाएगा एकदम से, इस तरीके से होता है। और बोलते हैं ना कि जब आपको नींद आ रही होती है ना, आपको कोई बोलते हैं कि हाँ यार इसको थोड़ा पढ़ के बता दो, आप नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ भी आप थोड़ा सा ही फोकस करते हैं ना वहाँ आपकी पलक झपक जाती है। इवन लोग फायरिंग करते करते ना ग्राउंड में गोली मार देते हैं, कि फायरिंग में आपको एम करना है, राइट, कि मुझे एम फोकस कर रहे हैं, आप अपना वो कर रहे हैं, और तुरंत नीचे ग्राउंड में फायर हो जाता है। कहने के लिए वो पलक झपक रहा था, बट वो पलक झपकते ही वो उसका हो जाता है। सो दैट टाइम हेल वीक में ना तो फायरिंग में बहुत एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लिए जाते हैं कि भाई कोई बंदा गिरते पड़ते इधर उधर दाएं बाएं गोली ना मार दे। सो इस तरह का वो रहता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप प्रोबेशन में थे NSC वाले में, तो यहाँ पर हमारा फिजिकल ग्राउंड था जहाँ पर इवेंट्स होते थे सुबह मॉर्निंग वाले। यहाँ से करीब हमें 800 मीटर्स या 1 किलोमीटर टाइप भाग कर आना होता था। हमारे पास आधा घंटा होता था। आधा घंटा मीन्स कि इंक्लूडिंग कि हमें नेक्स्ट क्लास की तैयार होकर जाना है वहाँ पर नेक्स्ट क्लास। 700-800 मीटर करीब वो थी मैच थी। वहाँ आते थे भागे भागे, जो पहले पहुँच गया, जिसको प्लेट उठा के जिसको टेबल में आगे कुछ भी मिल गया, अंडे मिले तो अंडे रगड़ दिए, जिसको सैंडविच में सैंडविच रगड़ दिए, ऐसे करके वहाँ जितना जल्दी 1-2 मिनट में खाया, फिर वहाँ से भागे भागे गए 500 मीटर जहाँ जहाँ हम रहते थे, वहाँ जाके भागे भागे गए, वहाँ जाके कपड़े चेंज किए, अपना बैग तैयार किया, 20 kg का पिट्ठू लगाया, फिर वहाँ से भागा जाना है। और ये सारी एक्टिविटी आपको ग्रुप में करनी है, अकेले नहीं कर सकते। क्यों? अच्छा, एज अ ग्रुप, एज अ टीम काम कर रहे हो? ऐसे टीम काम कर रहे हो, और अकेले पकड़े गए तो आपको कोई रगड़ देगा, ठीक है। तो वहाँ से फिर आपको तैयार होके नेक्स्ट इवेंट के लिए, जो हो सकता है कि 1 किलोमीटर दूर हो, 2 किलोमीटर दूर, वहाँ से भागे भागे जाना है। तो उस कितना भागते हो आप लोग दिन में ट्रेनिंग के टाइम पे? वो काउंटिंग खत्म हो जाती है तब भी मुझे लगता है कि नंबर समझने के लिए। मैं चलो जैसे कोबरा की बात करूं तो कोबरा में मैं मतलब इवन वॉकिंग को और भागने सारा इंक्लूड कर लूं फिजिकल वाला, मुझे लगता है 1000 से ज़्यादा तो हम भाग ही लेते हूँ। मतलब 1000 किलोमीटर? हाँ, इतना तो ज़्यादा हो ही जाता होगा। टोटल 3 महीने का बता रहा हूँ। 3 महीनों में? हाँ, क्योंकि 20 10 का तो होता ही था। 10 किलोमीटर की तो वॉक ही 10 किलोमीटर की तो वॉक ही हो जाती है। ब्रेकअप क्या है? पर डे की बात करें? पर डे की बात करें तो जैसे आई टेल यू कि सुबह जो इवेंट होता है वो पहाड़ के ऊपर होता था, हम पहाड़ के नीचे रहते थे, तो दैट वाज अराउंड 800 मीटर्स, 1 किलोमीटर जाना और पहाड़ी पे जाना। पहाड़ी पे जाना वो 1 किलोमीटर यहाँ पर हुआ, फिर पहाड़ी से 500 मीटर और ऊपर जाना, वहाँ से फिर रनिंग। एक और पहाड़ होगा? एक और पहाड़ होगा। वो कितना स्टीप होगा? स्टीप है कि आपकी 500 मीटर में अच्छी खासी हालत खराब हो जाएगी। समझ गया। हाँ, तो आपको बस झुक के चल रहे होते थे आप। तो अगला इवेंट उधर है तो उधर 500 मीटर चढ़ के जाना, वहाँ BOC करना, वो अलग है। अगर आपको दूसरा इवेंट है तो पहाड़ से नीचे उतर के आना, फिर वो रनिंग करने जाना। तो रनिंग ऐसे नहीं प्लेन रोड पर, ऐसे ऐसे उस पर है। तो जब मैं दूसरी बार गया था बेलगाम में, तो उन्होंने वो रोड वाला रनिंग बंद कर दी थी, क्रॉस कंट्री स्टार्ट कर दिया था। तो क्रॉस कंट्री वाज लाइक कि रोड वाला रनिंग में एक बहुत खतरनाक पॉइंट आता था उसमें, रोड रनिंग में मैं बता रहा हूँ कि उस रोड पे ऐसे ऐसे रोड तो था ही पहाड़ों में जैसे होता है, एक पॉइंट आता था उसमें अराउंड 3 किलोमीटर के बाद। नीचे गए फिर ऊपर 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 ऊपर, मतलब आप जब नीचे पॉइंट पहुंच जाते हैं ना, ऊपर आपको ऐसे दिखेगा
वहाँ हमारी सांस उखड़ जाती थी। मुझे लगता था यार ये कैसे करेंगे यार, ये कैसे करेंगे, बट ओवर द पीरियड टाइम आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, दौड़ते दौड़ते जाते हैं, फिर दौड़ते आ जाते हैं। नहीं तो यार वहाँ मुझे याद है कि जब हम पहली बार जब मैं दौड़ा था ना, तो उसी पॉइंट में मैं 4 बार रुक के गया था। इज इट लाइक फियर बेस्ड या फिर इंसेंटिव होता है कुछ? क्यों, बिकॉज एक होता है कि यार अगर नहीं किया तो उस्ताद मारेगा, नंबर 1, या फिर पनिशमेंट मिलेगी, नंबर 2 कि यार अगर इसने कर लिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो व्हाट इज इट? ओके, सो फॉर मी इट वाज मोर ऑफ अ कि नहीं मुझे करना है, मैंने ही अगर ये बम्बू लिया है तो मुझे करना है। बट होता होगा ना कि यार भाई मेरे एक्टिव ने क्या कर दिया है, बहुत टफ है। तो नहीं, मुझे ये फीलिंग बहुत कई बार आई है, इवन इन माई कोबरा प्रोबेशन, इन माई ग्राउंड प्रोबेशन, इन माई एनएसजी प्रोबेशन, मैं कर क्या रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ, मैं भागता ही रहूँगा क्या ज़िंदगी पर। और जिस दिन ये फीलिंग आ जाती थी ना मुझे, भाई वो 10 किलोमीटर मेरे लिए पूरा करना मतलब तौबा तौबा हो जाता था मेरे लिए। मतलब मेरे फेफड़े फट रहे हैं, मेरी जीभ लटकी जा रही है बाहर, मुझसे नहीं हो रहा। पर जिस दिन ये था ना कि आज यार टाइम इंप्रूव करना है, उस दिन तो ऐसे हवा में चल रहे हैं और हवा में आ रहे हैं वापस। फोकस हो गया चेंज। हाँ, मतलब मेरे साथ तो होता था, आई वॉन्ट से कि भाई ये सबके साथ होता है, बट मेरे साथ ही होता था कि यार तू कर क्या रहा है अपनी ज़िंदगी के साथ, ऐसे दौड़ता ही रहेगा क्या पागलों की तरह। आपने जो अभी तक वेपन यूज़ करे, सबसे लीथल वेपन कौन सा था आपके लिए जो आपने यूज़ किया हो? सो हाउ डू यू डिफाइन लीथैलिटी? हम आम लोगों के लिए तो किया इससे बहुत तेज इम्पैक्ट होगा और बहुत दूर तक जा सकता है, एंड मतलब बड़ी गन, दैट इज हाउ वी सी एज अ चाइल्ड। सो अगर ऐसे मैं बोलूँ तो देन M104 स्नाइपर राइफल थी जो मैंने एनएसजी में फायर किया था। क्या है बताओ थोड़ा। और स्टेबल से लंबी राइफल होती है वो। इससे बड़ी? हाँ, इससे बड़ी होती है, अराउंड 15-16 kg वेट होता है उसका, और उसका जो राउंड है इतना बड़ा होता है, 4 फीट। हाँ, इससे ज़्यादा ही होगी, बैरल वगैरह मिला के। मतलब यू कैन नॉट फायर लाइक दिस। यहाँ रखोगे? नहीं, लेट के आपको फायर करना पड़ेगा। यू कैन नॉट कीप दैट 16-17 kg वेट इन योर हैंड लाइक दिस। उसकी रेंज क्या होती है? रेंज होती है उसकी अराउंड, आई थिंक इफेक्टिव रेंज होगी 1500-1600 मीटर। 1500 मीटर, हाँ। 1600? एक्चुअली उसकी रेंज तो बहुत ज़्यादा होती है। हाँ। वो इट कैन हिट टारगेट अबाउट 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर। ओके। बट जो उसकी रेंज की जो लिमिटेशन है वो होती है उसकी जो टेलीस्कोप होता है ना, उसके ऊपर डिपेंड करती है कि टेलीस्कोप कितना अच्छा है। तो जो भी ये होता है असैसिनेशंस, चाहे जॉन एफ कैनेडी थे, रॉबर्ट कैनेडी थे, या अभी लगा लो बेनज़ीर भुट्टो, जो हुआ है अभी 4-5 दिन, एक यूएस में वहाँ भी तो स्नाइपर राइफल यूज़ किया। कर्क चार्ली कर्क। यस। सो इतना बड़ा राउंड था उसका, मैग्नम लैको होगा 0.332 का। सोचो राउंड ही उसका ऐसा यहाँ मारा उसको? हाँ, उसको तो यहाँ। एंड गॉन। हाँ, वो देखो यहाँ क्रिटिकल एरिया में लग गया तो ये हो गया। बट इतनी एक्यूरेसी इतनी दूर से है possible? चार्ली किर्क वाला तो बहुत ही कम है, वहाँ से तो AK-47 से भी मार देगा। स्टार्टिंग होती है हमारी बेलगांव से, मतलब आफ्टर बेसिक ट्रेनिंग वी हैव टू रिपोर्ट टू बेलगांव। तो जो हमारा अप्रोच रूट था दैट वाज लाइक फ्रॉम गोवा। तो हम पहले 2 दिन गोवा में रुके, ट्रेनिंग से पहले, जो हमारा 3 महीने का प्रोबेशन, उससे पहले गोवा रुके। 2 दिन पहले वहाँ पार्टी वार्टी करी, फिर देन वी वेंट फॉर प्रोबेशन। तो 3 महीने प्रोबेशन चला, वहाँ जो ताबड़ तोड़ हुआ वो ठीक है। उसके देन वी अगेन फॉल बैक टू गोवा, फिर 2 दिन पार्टी करी, फिर हम घर आए, फिर हमने यूनिट रिपोर्ट किया। सो ये था, मतलब गोवा मतलब ऐसा रहता है कि आपका जो नियरेस्ट एयरपोर्ट होता है ना, आपको वहाँ तक गवर्नमेंट के थ्रू आपको टिकट मिलते हैं, आप फिर वहाँ से बाय रोड है जैसे भी आपको जाना है वो सब कुछ वो होता है। तो उस टाइम हमारा नियरेस्ट एयरपोर्ट पंजिम एयरपोर्ट था। तो हम क्या करते थे, हमेशा जब भी बेलगांव में जाना होता, हम बेलगांव ऐसा नहीं मैं प्रोबेशन के लिए गया, उसके बाद मैं 3 बार बेलगांव और गया, हमारा रीओरिएंटेशन ट्रेनिंग वगैरह चलता रहता है हर साल। तो जब भी होता था एक दिन गोवा रुकते थे, ट्रेनिंग करते थे, जब ट्रेनिंग खत्म करके आते फिर गोवा रुकते थे। तो इट वाज लाइक रेस्ट एंड रिकूप बहुत अच्छा हो जाता था। आपने कभी सांप खाए हैं? नहीं, आई एम वेजिटेरियन। बट कहते हैं ना कि बट काटे हैं, सांप काटे हैं आपने दोस्तों के लिए? नहीं, या फिर ट्रेनिंग का पार्ट भी सिखाते हैं आपको? हाँ। खाया नहीं आपने? नहीं, आई एम वेजिटेरियन, तो इसलिए नहीं खाया मैंने। बट अगर आप सपोज होते जंगल में एंड अगर होती मजबूरी तो खाना पड़ता ना, तो खा लेते? तो ऐसा क्यों जो ट्रेनिंग के टाइम पे नहीं खाया आपने? उस टाइम मजबूरी नहीं थी, मतलब उस्ताद की यही वर्ते कि साहब जरूरत पड़ सकती है आपको जंगल में। मैं कि जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन खा लेंगे, ऐसा क्या है भाई, सर्वाइवल की बात आएगी तो देखा जाएगा उस टाइम। बट अभी कोई ऐसी नेसेसिटी है नहीं, आपने मुझे बता दिया कि भाई कौन सा पार्ट खाना है कौन सा पार्ट नहीं खाना है, दैट्स ऑल, बस ये है। बाकी आप उसको क्या कहते हैं, काटो, उसकी स्किन निकालो, छोटे छोटे पीस करो, रोस्ट करो, खा सकते हो उसको।
कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। सर अभी जापान के फॉर्मर पीएम शिंजो आबे, उनको मारा गया, एंड आई सी कि दिन दहाड़े ये असैसिनेशन होते हैं। आपके हिसाब से एज अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट चूक कहाँ पे होती है? सी जो इस तरह के असैसिनेशंस होते हैं ना कि जैसे जो वीआईपी है वो भीड़ के अंदर चला गया, तो यार वहाँ पर आपका ना रिस्क बहुत बढ़ जाता है। चाहे आप कितनी भी बड़ी टीम ले लो या कितने भी एक्सपर्ट ले लो, किसी ने मतलब ठीक है वो बंदा जो असैसिनेट जो कर रहा है वो पकड़ा जाएगा, वो बात की बात है, बट पॉइंट है कि वो उसका काम तो हो गया। जब आप भीड़ में घुस जाते हैं, लोगों के साथ क्लोजली काम, यू नेवर नो कि यार दिवस रिलायबल है या नहीं, साथ वाला रिलायबल है या नहीं। टीम अपनी तरफ से वहाँ के रिस्क के लिए कर रही है, बट किसी ने पीछे से गोली बंदूक निकाली तुरंत फायर कर दिया, उसको तो एक ही बुलेट फायर करना है ना। इट्स लाइक कि हमें 100 की 100 चीज़ों में सक्सेसफुल होना है, उसको बस एक जगह सक्सेसफुल होना है। तो अब आप ये लगाओ कि चाहे इट्स नॉट अबाउट शिंजो आबे, मैं तो कह रहा हूँ कि इवन मोदी भी है या डोनाल्ड ट्रम्प है, कोई भी मतलब कोई भी डेलीगेट है, कोई भी कुछ भी है, जब वो पब्लिक उसमें जाता है ना, ओपन उसमें जाता है, तो उसकी वनरेबिलिटी अपने आप बढ़ जाती है। तो यू कैन नॉट सेव एनीवन कि भाई इसको तो कुछ हो नहीं सकता, हमने ये टीम डिप्लॉय कर दी, वो टीम डिप्लॉय कर दी, तो देयर इज ऑलवेज अ चांस कि इसको कुछ ना कुछ हो सकता है। कि इमेजिन एज अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट आपके पास खबर आती है कि जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के उन पे अटैक हो सकता है, आपका क्या प्रोटोकॉल रहेगा, क्या करोगे आप? चाहे अटैक हो या ना हो, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो इसी लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। लेट्स से ऐसा कोई थ्रेट आ रहा है, मतलब कि ऐसी कोई इनपुट है, सो जहाँ पर भी कोई भी कुछ इवेंट में जा रहे हैं, तो उसका एक जो होता है ना कि एक लेवल अप या 2 लेवल अप करके उसके और सिक्योरिटी बढ़ जाती है। सिक्योरिटी वैसे भी टॉप नॉच ही रहती है, पर उसमें क्या होता है कि फ्रॉड जो हो सकता है कि दोबारा रीचेक और जगह से और कोरोबरेट करते हैं कि भाई यहाँ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, तो उस तरीके से चीज़ें करिए। क्या चेक करते हो? फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे उनको जाना है उस रास्ते को चेक करते हो, लोकेशन चेक करते हो, थोड़ा बताओ मुझे इस बारे में। सी लेट्स से कि वीआईपी को फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट जाना है, ठीक है। बी पॉइंट पर उनका पब्लिक अपीयरेंस है या कोई भी वो है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट में जितने भी वनरेबिलिटी पॉइंट्स होंगे, चाहे मे बी कुछ भी हो, टर्निंग पॉइंट हो या राउंड अबाउट हो या कलवर्ट्स हो, कुछ भी हो, सो दैट थिंग्स विल बी थॉरली चेक्ड, और वहाँ पे इंश्योर किया जाएगा जब इस तरह का वीआईपी है, सो ग्रीन रूट विल बी प्रोवाइडेड। ग्रीन रूट? हाँ, तो मतलब कि ऑल ट्रैफिक विल बी स्टॉप्ड, कोई रोड में मूवमेंट नहीं होगा, नो मूवमेंट उस टाइप से, सो दैट रूट विल बी गिवन। बिकॉज आप लगा लो जब वीआईपी का मूवमेंट हो रहा था ना, सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी अनसेफ सॉर्ट ऑफ थिंग, कि मतलब वहाँ पर भी एक वनरेबिलिटी बनी रहती है उसमें वीआईपी का। बिकॉज आप ये देखो ना कि एक कारकेड ही है, ठीक है, लेट्स से कि फॉर एग्जांपल कि कोई बीच में गाड़ी लेके मार दे, मतलब ऐसा नहीं गाड़ी लेके मार दी तुरंत कुछ हो जाएगा, बिकॉज जो वीआईपी गाड़ी दैट इज़ ऑल्सो ब्लड प्रूफ टाइप्स रहती है, एकदम से उसको भी कुछ नहीं हो, बट ये है कि एटलीस्ट सिक्योरिटी ब्रीच तो ही जाएगा। तो जो कारकेड मूवमेंट होता है दैट इज़ क्वाइट वनरेबल, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी वगैरह चाहिए होती है। ऐसा होता है कि सब ने बोला कि जो वीआईपी है, जो उसकी कार है जो बुलेट प्रूफ, जो अटैक करने वाले उसे पता है कि इसी गाड़ी में मंत्री बैठे हुए हैं, तो इट इज़ ईजी फॉर देम टू अटैक, या फिर आप लोग कहते हो कि आप आज इस गाड़ी में नहीं जाओगे, इस गाड़ी में जाओगे, जो देखते हैं मूवीज़ में? नहीं, बिल्कुल ऐसा होता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट जब ऐसा कुछ होता है ना कि भाई कोई ओपन एरिया आ गया या कुछ ऐसा है कि जहाँ से ऐसा कुछ बनता है, तो गाड़ियों का जो मूवमेंट होता है ना वो भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। गाड़ी जो वीआईपी गाड़ी उसको घेर के चलती है, फिर गाड़ियाँ जब ट्रैफिक होता है, लेट से किसी वीआईपी को वो नहीं मिला है, ग्रीन रूट नहीं मिला है, तो ट्रैफिक में गाड़ियाँ वीआईपी गाड़ी को कवर करके चलती हैं। ऐसा नहीं होता कि वो लाइन में चल रही हैं, कोई भी साथ में आ रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है, ऐसा नहीं होता। तो वहाँ पर भी ऑल ड्यू प्रिकॉशंस आर टेकन। तो इतना ईजी भी नहीं, मैं वो कहने का मेरा मतलब ये है, बिकॉज लेट्स से कहीं पर हमने ग्रीन रूट दे रखा है वीआईपी को, तो ऐसा नहीं ग्रीन रूट दे रखा है तो यहाँ पर कोई प्रॉपर प्रोटेक्शन वगैरह कुछ नहीं है, सब कुछ है, नेसेसरी ऑल नेसेसरी स्टेप्स हैव बीन टेकन, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि कोई बंदा जिसको मतलब है कि भाई मुझे करना ही करना है, मैं उस केस मतलब एक होता है कि वेरी एक ऑड सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, मैं उस टाइम से बात कर रहा था, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रीच दैट ऑल्सो। बट माई पॉइंट वाइज कि जो वनरेबिलिटीज़ की मैं बात करता हूँ ड्यूरिंग रोड मूवमेंट, लेट से A to B मूवमेंट हो गया, सारे प्रिकॉशंस वगैरह टेकन केयर ऑफ, और वो वहाँ पहुँच गए, दिस एरिया इज मच मोर वनरेबल, बिकॉज यहाँ पर वीआईपी थोड़ा ओपन में आ जाता है।
कार से बाहर आ जाएंगे, कार से बाहर आ जाएंगे, मंच पे आ जाएंगे। मंच पे आ जाएंगे, ठीक है। मंच पे नेसेसरी प्रिकॉशंस हैं कि भाई भीड़ को 60-70 फीट दूर बिठाना है, वो सब करना है, आगे कौन बैठेगा कौन नहीं बैठे उस तरीके से है। बट और जो भीड़ आ रही है उसका पूरा एक्सेस कंट्रोल वगैरह किया गया है नहीं किया, पूरा फ्रिस्किंग वगैरह हुआ नहीं हुआ, वहाँ पर गड़बड़ होती है, कुछ होता है तो देन नोबडी कैन सेव, राइट। बट एवरीवन इज डूइंग देयर ड्यूटी वेरी मतलब माइंडफुली एंड मतलब विद विलिंगफुली, तो फिर ऐसे एरर्स नहीं होते हैं। अब जैसे कोई वीआईपी का है, कोई रैली है या पब्लिक अपीयरेंस है, और वहाँ पर ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ से भाई कि कुछ ऐसी हाइट्स हैं जहाँ से वीआईपी विजिबल है, तो वहाँ पर उनको फिर प्रॉपर प्रोटेक्शन दी जाएगी, वहाँ पर एरिया को सैनिटाइज वगैरह किया जाएगा। तो उस तरीके से काम हो, मतलब मतलब ये तो मैंने आपको जस्ट कुछ चीज़ें बताई, देयर मैनी अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो, वो सारी आप चेक करते हो कि सपोज आसपास जो बिल्डिंग्स हैं, जो होटल्स हैं, वहाँ पे कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा है, सब चेक होता है? बिल्कुल सब चेक होता है। आपने बात की सर कि जब वीआईपी का एक पूरा काफिला निकलता है तो जो आम जनता है वो कहती है कि अरे यार, गाली देती है, बहुत गाली देती है। बिल्कुल, बिकॉज आई हैव सीन बोथ फैसेट्स ऑफ दिस। बिफोर ज्वाइनिंग सर्विसेज मैं इस साइड था, जो सर्विस में उस साइड था, तो मैंने दोनों चीज़ें देखी। बताओ क्या क्या महसूस हुआ आपको पहले और बाद में? नहीं सी नो डाउट जो वीआईपी मूवमेंट होता है उसको थोड़ा मुझे ऐसा लगा थोड़ा एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं योगी जी के साथ था, तो यूपी में जब वो मूवमेंट करते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली लखनऊ में जैसे उनको जाना है तो वो ग्रीन रूट मिलता है, जब उनका मूवमेंट शुरू होगा तुरंत लाइक 1 मिनट पहले या 30 सेकंड पहले रोड पूरा बंद करते हैं। ऐसा नहीं कि मूवमेंट शुरू हो रहा 5 मिनट बाद और आपने 5 मिनट से रोड बंद कर रखा है। वो उस चीज़ में मतलब ये एक बेसिक कॉमन सेंस वाली बात है, वो हो गया। दूसरा क्या है कि कुछ टाइम में क्या मतलब कुछ कभी कैसे ऐसे इंस्टेंसेस हो जाते हैं कि भाई किसी का कुछ मेडिकल इमरजेंसी वगैरह है तो वो फंस एम्बुलेंस में लोग फंस जाते हैं, किसी एग्जाम होता है, बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, बट अब वो ये कि हमेशा ये चीज़ें नहीं इम्प्लीमेंट हो पाती। दूसरी बात है कि जब लोगों को गुस्सा जायज़ है नहीं, सो मुझे लगता है कि एक लिमिट तक ही जायज़ है, बाकी नहीं जायज़ है। बिकॉज कि जो इंडिया का थ्रेट सिनेरियो है ना वो इस तरह का है कि अगर वीआईपी ऐसे नॉर्मली घूमेगा तो भाई लोग उसको मार के चले जाएंगे, राइट। और लोग आप देखो कितने सरफिरे हैं, यू कैन ऑलरेडी इमेजिन, देखो किस किस तरह के इंस्टेंसेस होते रहते हैं इवन रोड पर भी। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिग्निटी ऑफ वीआईपी, आई एम टॉकिंग अबाउट सेफ्टी ऑफ वीआईपी। डिग्निटी वाला शोबाजी अलग चलती है, वो मैं उसमें नहीं कमेंट कर रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी मुझे लगता है कि कुछ एरियाज में ग्रीन रूट ना मिले तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट डिपेंडिंग ऑन द थ्रेट सिनेरियो वहाँ ज़रूरत भी पड़ती है। बिकॉज कुछ वीआईपीज होते हैं जो ज़्यादा उनको थ्रेट ज़्यादा होता है, कुछ को कम होता है। आप देख सकते हैं कि जो इंडिया में बहुत सारे MP MLAs हैं जिनको कोई थ्रेट नहीं है, वो अपना नॉर्मल गाड़ी से आना जाना करते हैं। कुछ को बहुत थ्रेट है, जिनको किसी को CRPO का कवर मिला हो, किसी को NSG कवर मिला हुआ है। सो डिपेंड ऑन थ्रेट सिनेरियो। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तक एक तरह जस्टिफाइड भी है, और मुझे लगता है कहीं ज़्यादा ओवर यूज हो जाता है वहाँ ठीक भी नहीं है। सो इट्स अ मिक्स ऑफ थिंग। सो इंडिया में VIP कल्चर है जिसकी वजह से हमें सिक्योरिटी एंड सपोर्ट देनी पड़ती है। जो बाहर के देश हैं वहाँ भी वैसा है, VIP कल्चर है? देखो बाहर के देशों 2 चीज़ आपको देखनी है। जो बाहर के देश है ना वहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है। ओके, आई यू गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल। लेट्स से मैं 2 मिनट के लिए दिल्ली में ही ग्रीन रूट लगा दूँ तो कितना जाम लग जाएगा, ठीक है। पर बाहर ऐसा नहीं है। पर वो ये कि आई एम नॉट सेइंग कि वहाँ पर थ्रेट कम है या हमारे यहाँ ज़्यादा है, बट पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ थोड़ी डायनामिक्स अलग है थ्रेट की, वहाँ पर थ्रेट की डायनामिक्स अलग है, तो इसलिए चीज़ों में थोड़ा डिफरेंस है। बट हाँ, जो रही बात VIP कल्चर की, मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा है। जिनको ज़रूरत नहीं है वो भी लेके घूम रहे हैं। तो उस सेंस में यस, VIP कल्चर वाला थोड़ा शोशाबाजी ज़्यादा है। एक तरफ से सर हम लोग इतना कर रहे हैं, ठीक है, कि कुछ हो ना VIP को, दूसरी तरफ वही VIP कार से बाहर निकल के हाथ हिलाता है, गले मिलता है, मालाएं पहन लेता है और फिर पार हो जाता है। तो जो सिक्योरिटी इतनी थी वो तो बेकार होगी ना सर? हाँ, वो मतलब वही है कि लेट से मैं एज अ सिक्योरिटी उनमें प्रोटोकॉल में हूँ, तो आई विल नोट डाउन दीज वायलेशंस एंड मैं सबमिट करूँगा कि भाई दीज आर द वायलेशन, दीज हैज बीन मेड बाय द VIP। आप बोलते नहीं उनको कि भैया अंदर बैठो, हो गया, देखो नमस्ते नमस्ते में मिल जाएंगे वोट, आप तुम्हें चिंता मत करो, जाने तो जहान है। VIP जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, दे आर पब्लिक फिगर्स, तो उनका रहता है यार मैं अपनी एटलीस्ट जहाँ पर कम्युनिटी से मिलूँ, और यार वो गाड़ी में बैठ के नहीं हो पाता, एक वो है ही है। बट अब इसमें इट्स लाइक अ ट्रेड ऑफ। अगर आप कम्युनिटी के बीच में जाएंगे, ठीक है, कम्युनिटी में आपके जो वोटर्स हैं जो भी हैं, बट यू नेवर हो ना कौन उसमें संग की मिला बैठा है। बिल्कुल।
तो नहीं पता इट्स अ ट्रेड ऑफ कि भाई आप जाओगे तो थोड़ा सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगा ही होगा। सो व्हाट डू यू फील जो राजीव गांधी जी के साथ हुआ था असैसिनेशन, उसमें गलती कहाँ थी? आई मीन ही मस्ट हैव हैड गुड सिक्योरिटी, गुड इंटेलिजेंस इनपुट्स कि कुछ हो सकता है, फिर भी वो गए एंड गए फिर। देखो इसमें ना काफ़ी सारे डायनामिक्स ये हैं कि एक तो पॉलिटिकल वो था कि इलेक्शंस आने वाले थे, और एक थोड़ा ये श्रीलंका वाला वो जो चल रहा था तो उसको थोड़ा काम डाउन वगैरह करना, एलटीटी वाला राइट। तो उस तरीके से अपीजमेंट है इसमें करने के लिए वो गए थे। नो डाउट एज यू मैंशन वेरी राइटली कि भाई थ्रेट्स थे, ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन था, बट ये था कि भाई वो थ्रेट कैसे होंगे, कहाँ पर होंगे, वो नहीं हो पाया, वो पकड़ नहीं पाए। दूसरा क्या है कि जिस तरीके से एक पब्लिक रैली ऑर्गेनाइज होनी चाहिए वो उस तरीके से नहीं हो पाई। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिनकी वजह से ये चीज़ एग्जीक्यूट हुई या जो असैसिनेशन हुआ। तो मेरी तरफ से ये है। बाकी देखो जब भी इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है ना, जब तक चीज़ें ठीक चल रही हैं जब तक सब ठीक है। जिस दिन जब ये इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तब जाके लूप होल्स में देखा जाता है कहाँ गड़बड़ी हुई, तो ये हुआ। सो आप देखेंगे कि देयर वर मल्टीपल फैक्टर्स। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई देयर इज़ अ फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस, देयर वर फेलियर ऑफ सिक्योरिटी एजेंसी। आप ये देखो ना, अगर इसको मैं वैसे एनालिसिस करूँ तो भाई जब इतना थ्रेट था, सब कुछ था, आप गए ही क्यों? बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, आपको जाना था, ठीक है, तो सिक्योरिटी शुड बी एज पर SOP होनी चाहिए थी। आपको पब्लिक के बीच में नहीं जाना चाहिए था, वो आप गए, ठीक है। और ऊपर से आप देखो जो पहन कर आई थी, जो लेडी थी LTT वाली, उसका एक्सेस कंट्रोल ढंग से नहीं हुआ, ठीक है। यार इतना बड़ा मैं क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्लोजिव लेकर मैं अंदर पहुंच गया, तो मीन्स समवेयर कुछ तो लूपहोल था ना, या कोई मिला हुआ होगा कोई। एग्जैक्टली, मतलब जो भी, मैं नहीं कह रहा मिला हुआ था या एक्सेस कंट्रोल ढंग से कुछ तो होगा। तो आप देखो कि जब चीज़ें होनी होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें फिर गलत होने लग जाती है। सो दिस वाज द रीज़न फॉर, मतलब दिस इज माय एनालिसिस। आपने कहा कि आपने वर्क किया है योगी जी के साथ, डिफरेंस क्या है एक CM की सिक्योरिटी और एक PM की सिक्योरिटी में? यू आर फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी? हाँ जी। ओके, चलो मैं उस चीज़ को जनरलाइज नहीं कर रहा, बट लेट्स से कि स्टारबक्स इज़ अ बिग नेम इन कॉफ़ी, ठीक है, और एक कोई नॉर्मल कैफ़े है, वहाँ की कॉफ़ी है, हो सकता है नॉर्मल कैफ़े की अच्छी कॉफ़ी है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। स्टारबक्स का अलग रुतबा है, एक नॉर्मल कैफ़े का अलग रुतबा है, तो इस तरीके से है फ़र्क। तो जब आती है बात CM और PM की, तो उसके रिस्क डायनामिक्स अलग हैं, उसके रिस्क डायनामिक्स अलग हैं। उसकी जो PM है वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है बाहर, एक CM है वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया में प्लस बाहर। तो एक इमेज, मैं अभी इमेज वाइज बात कर रहा हूँ, तो किसकी इमेज ज़्यादा बड़ी है? PM की। तो इसलिए उसका सिक्योरिटी आर्किटेक्चर भी अलग होगा। क्या होता है आर्किटेक्चर में? उसके फिर मतलब क्या कहते हैं, जो उसके SOPs हैं वो अलग है, और उसके लिए अलग से एक डेडिकेटेड एजेंसी है, SPG जो बोलते हैं। ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ ऑल द सिक्योरिटी एस्पेक्ट ऑफ द PM। उनका मूवमेंट रिलेटेड, घर से रिलेटेड सब कुछ बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय SPG। वहीं पर कि CM है, हो सकता है CM के पास स्टेट पुलिस हो या CRPF हो या NSG हो, तो उस तरीके से चीज़ें अलग अलग बढ़ जाती है। तो इस तरीके से फ़र्क आ जाता है। रही बात, मैं ये नहीं कह रहा कि क्या बोलते हैं कि लेट्स से, चलो अभी मोदी जी, उनका थ्रेट परसेप्शन थोड़ा हाई होगा, लेट्स से मनमोहन सिंह जी थे, हो सकता है उस टाइम जो मनमोहन सिंह थे और उस टाइम कोई और एक CM हो, उसको थ्रेट ज़्यादा होगा, मनमोहन सिंह से कम, मनमोहन सिंह को कम होगा, पॉसिबल है वो एक्चुअली दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सनैलिटी ऑल्सो, ठीक है, और योर कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका सिक्योरिटी आर्किटेक्चर वो, और ये नहीं होता कि वो फिक्स होता है, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑल्सो। और इसमें मल्टीपल एजेंसीज काम कर रही होती है, ऐसे नहीं होता कि SPG है तो SPG काम कर रही है, इसमें और भी मल्टीपल एजेंसी है जो साथ में उनके साथ काम कर रही होती है। दैट गोज विद PM ऑल्सो एंड दैट गोज विद CM ऑल्सो। अभी रिसेंटली नेपाल निकल के आया। यस, वर्ल्ड मैप में बहुत ही शांत पीसफुल देश था नेपाल। बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा नेपाल कहीं एग्जिस्ट करता भी है। बट जो हुआ नेपाल में, दैट वाज शॉकिंग। यस, आपका टेक क्या है उनकी पूरी सिक्योरिटी ब्रीच पे? मुझे ऐसा लगता है कि एज़ पर माई जो नॉलेज और जो मेरा एक्सपीरियंस है, आप देखो दिस इज़ अ साइकिल। पाकिस्तान अनस्टेबल है ही, मालदीव्स हुआ बीच में, अभी ठीक है, चलो श्रीलंका, म्यांमार का बुरा हाल है, बांग्लादेश और नेपाल आप कह सकते हो ऑलमोस्ट सेम, जो सेम इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, नॉट इन इकोनॉमी, जो ये हुआ उनके साथ उस चीज़ में, मतलब सेम इंसिडेंट है उनके साथ। वहाँ पर भी गवर्नमेंट तख्ता पलट हुआ और वहाँ पर भी प्रोटेस्ट हुए। आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जब इस लेवल के प्रोटेस्ट होते हैं ना,
वो अंदर से सस्टेन नहीं कर सकते आप। क्या मतलब आपको बाहर, मेरा पॉइंट मतलब ये है कि जब तक अनटिल अनलेस आपको बाहर का सपोर्ट ना मिले तो फंडिंग, एक्सटर्नल फंडिंग, ये राइट है, जब अदर सेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट ना हो तो आप इतने बड़े प्रोटेस्ट नहीं कर सकते या इतने लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकते। तो हु सपोर्ट्स नेपाल? इट इज़ नॉट अबाउट हु सपोर्ट्स नेपाल, इट्स अबाउट कि किसके क्या इंटरेस्ट है नेपाल में। किसके इंटरेस्ट है नेपाल में? चाइना के? चाइना है, यूएस है। मैं आपको बताता हूँ कि आई होप आपने भी सुना होगा कि इन डिप्लोमेसी देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, राइट, दे आर अलाइज। भाई जिसका वहाँ पर वो नहीं देखते कि भाई इंडिया बुरा मान जाएगा, दिवस बुरा मान, नो, मेरा फ़ायदा कहाँ कैसे हो रहा है, मेरा फ़ायदा अगर इंडिया को डिस्टेबलाइज करने में हो रहा है तो मैं वो काम करूँगा, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कितने लोग मरें क्या करें। तो दिस इज़ द सिनेरियो। बट ये इंटेंट क्या थी जो नेपाल में अभी हुआ, इसके पीछे की मंशा क्या थी? इसमें यह है कि क्या बोलते हैं, नेपाल का ऑलरेडी इंक्लिनेशन चाइना की तरफ था। इसमें दोनों फैसेट्स हैं मेरी तरफ से, चाइना की तरफ था। तो यूएस बीइंग अ मेजर प्लेयर, एक तो नेपाल चाइना की तरफ जा रहा था, दूसरा इंडिया और यूएस का भी थोड़ा चल नहीं रहा और पहले से भी। तो यूएस डोंट वांट कि यार कोई और भी मतलब आगे रेस में आए। अगर आपके सारे पड़ोसी मतलब अनस्टेबल टाइप्स में रहेंगे तो आपकी बहुत सारी एनर्जी उनको मतलब अपने आप, मैं ये नहीं कह रहा उनको ठीक करने में, एटलीस्ट अपने आप को सिक्योर करने में तो जाएगी ही जाएगी। तो ये जितने भी आप लगा लो कि नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी है, बांग्लादेश वाला इंसिडेंट हो गया, नेपाल वाला इंसिडेंट हो गया, यहाँ पर एक्सटर्नल एक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट है ही है। मैं ये नहीं कह रहा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट होगा, बट देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल एक्टर्स इज देयर, और जो सो कॉल्ड बोलते हैं कि डीप स्टेट, तो वो है। सबके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। हम एनालाइज करने को बोल दें कि भाई जैसे मैंने आपको बताया कि ये मतलब एक दो एस्पेक्ट्स आपको बताइए, कुछ तो कुछ और भी हो जो हमें नहीं पता। अब आप ये लगा लो कि जो मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है वहाँ पर भी जो कतर है, जो अभी इसने अटैक किया इजराइल ने पर्टिकुलर जगह पर, मतलब मुझे तो लगता ही हो नहीं, मुझे लगता है कि यार ऐसा हो नहीं सकता कि कतर को ना पता हो, यूएस को ना पता हो कि इजराइल ऐसा करने वाला है। या आप किसी घर में जाके मार दोगे, वहाँ पर यूएस का ही पूरा सर्विलेंस सिस्टम वगैरह बैठा हुआ है, तो उसका सर्विलेंस सिस्टम इतना बेकार है कि उसको पता ही चलेगा कब मार के चले गए वो। सो आई यू गेटिंग अ पॉइंट। तो इस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि भाई इसने ऐसा कर दिया है या ये गलत हो रहा है। इवन आप ये देखोगे कि जहाँ भी बड़े बड़े प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं ना, तो समवन एल्स इज इन्वॉल्व जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए कुछ करवा रहा होता है। अगर भीड़ अनकंट्रोलेबल हो जाए तो आपको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी गोली मारने के लिए? एज पर प्रोटोकॉल आपको परमिशन, जब भीड़ का ऐसा कुछ है कि आपको लगता है कि भीड़ अनकंट्रोलेबल हो, पहले तो ऑब्वियसली मतलब नेसेसरी प्रोसीजर आपको फॉलो करने हैं कि भाई प्रॉपर सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ होना चाहिए कि भीड़ को इससे आगे नहीं आने देना है। वाटर कैनन, टीयर गैस, वो सब रहेगा, वो सब करते हो आप? हाँ, वो सब रहता है, टीयर गैस, वाटर कैनन, वो सब। सीक्वेंस क्या होती है कि पहला स्टेप ये है, सेकंड ये है, फिर थर्ड स्टेप ये है कि सपोज अगर अटैक हुआ फर्स्ट या फिर मॉब ने अटैक किया तो फर्स्ट स्टेप आपका सिर्फ रेजिस्टेंस होगा, अगर फिर आगे अगर और बढ़ता है तो पानी से होगा, फिर आगे होगा तो फिर टीयर गैस होगा, फोर्थ में फिर गोली चलाएंगे, ऐसा होता है सीक्वेंस? सी इट डिपेंड्स कि किस तरह की मॉब है और क्या मकसद है मॉब का। अच्छा, ठीक है, लेट्स से कि कोई नॉर्मल पोजेशन है कि भाई फेस्टिवल पोजेशन है कोई, तो उसमें भाई दे द डिमार्केशन, भाई ये रोड है, आपको इधर जाना है, ऐसे जाना, ठीक है, बैरिकेड लगे होते हैं, बैरिकेड लगे होते हैं। इवन कोई लेट्स से कि कोई नॉर्मल प्रोटेस्ट हो रहा है जैसे जंतर मंतर टाइप्स हो गया जी, तो वहाँ पर बैरिकेड लगा देते हैं, भाई आप प्रोटेस्ट करो कोई इशू नहीं, बट यू हैव टू बी इन देयर, इन दिस बाउंड्री, ठीक है। वहाँ पर करते हैं तो पुलिस फिर रोकती है, आपने देखा होगा, ठीक है। फिर उसको तोड़ के लोग आते हैं तो पुलिस उन्हें पकड़ती है, कभी कभी लाठी चार्ज कर देती है, वाटर कैनन भी हो जाता है कभी कभार। टीयर गैस आता है इसके बाद, ठीक है, टीयर गैस के बाद आता है। और लेट्स से कि इफ आई टॉक अबाउट कि JNK वाला सीन में, JNK में पहले जैसे होते थे पत्थरबाजी होती थी, तो उसमें क्या होता था कि चलो बैरिकेडिंग तो नहीं, वो उतना नज़दीक नहीं रहते थे, दूर रहते थे, पर उनका ये था कि इससे आप आगे आओगे तो देन वी हैव टू टेक सम नेसेसरी प्रिकॉशन, तो उसमें टीयर गैस वगैरह फेंकते हैं। पर जब ऐसे सिनेरियो होते हैं कि भाई जहाँ गोली चलाने की बारी आ रही है, तो वहाँ पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एटलीस्ट DM या SDM टाइप्स कोई बंदा होना चाहिए, उसकी रिटर्न परमिशन होती है कि हाँ मैं परमिशन दे रहा हूँ, आप गोली चलाओ। अगर आपने गोली मार दी बिना परमिशन के, कुछ होगा? हाँ, फिर दैट इट कम्स अगेंस्ट यू कि भाई परमिशन क्यों नहीं थी, और फिर आपको प्रूव करना पड़ता है कि भाई मेरा वेपन छीन के ले जा रहे थे, जो भी है वो है। फिर आपको मतलब ऑब्वियसली यू नीड सपोर्ट फ्रॉम योर गवर्नमेंट, वो है, बट इट गोज अगेंस्ट यू। ऐसा भी हुआ कि एज अ लीडर यू फेल्ट कि मुझे आगे आना चाहिए? नहीं, हम आगे रहते हैं।
एवरीवन डिस्पाइट इसमें तो सोचने को कुछ है ही नहीं ना। इवन जब हम नेविगेट भी कर रहे होते हैं, बस हमारे आगे स्काउट होता है, फिर हम होते हैं, तो इसमें तो कोई सेकंड थॉट है नहीं कि हमें आगे आना चाहिए। मतलब वी हैव टू सेट द, मतलब इट्स नॉट अबाउट सेटिंग एग्जांपल आल्सो। हमारा तो काम ही है कि भाई हम आगे रहेंगे। जब होता है ना कि तुम फुली एड्रेनलिन चल रहा है और सारे लोग जोश टाइप्स बैठे हुए हैं और एक ही माइंड सेट के साथ बैठे हुए हैं, कह रहे छोड़ना नहीं आज इनको, तो रगड़ रगड़, मतलब वो बोलते हैं ना कि हैदराबादी उसमें लैंग्वेज खुंदेल खुंदेल के मारा, वैसे टाइम में मारा। जो नक्सलाइट्स हैं, इनकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? इनको जो गन्स मिलती हैं, वेपन्स मिलते हैं, वो सब कहाँ से मिलते हैं? इनके पास जो गन्स हैं और जो वेपनरी है, ये सारी इनकी लूटी हुई है। लूटी हुई है? हाँ, कहाँ से लूटते हैं? पुलिस वगैरह से, हाँ, लूटी हुई है। इनके पास कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि इन्होंने कहीं से वेपन वगैरह वो किया है। ये जो लूटे हुए वेपन्स हैं ये उन्हीं को यूज़ करते रहते हैं। इनके पास लिमिटेड एम्यूनेशन है, ठीक है। आप देखो कि जिस टाइम नक्सलिज्म पीक पर था, इनकी 2 बटालियंस थी। बटालियंस मीन्स कि फुल फ्लैज यूनिट्स थी इनकी, नक्सल की यूनिट्स। जैसे कि यूनिट में 700-800 लोग होते हैं ना, इनकी यूनिट में 700-800 लोग थे। तो अब जाके यूनिट्स को एक यूनिट मेरे टाइम में ख़त्म हो गई थी और एक यूनिट शायद अब लास्ट ईयर ख़त्म हुई है शायद। तो यूनिट तो मतलब प्रॉपर जैसे हम लड़ते हैं ना वैसे लड़ती थी कि आ जाओ करते हैं उस तरीके से। तो रही बात की ट्रेनिंग की कि इनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, तो इनकी कोई ऐसे कोई फॉर्मल ट्रेनिंग टाइप्स नहीं है, ठीक है। तो इनके वही जंगल में कोई कैंप लगा लिया, ट्रेनिंग कैंप बना लिया, पेड़ों से नॉर्मल फायरिंग की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो कौन सिखा रहा है, मतलब कौन सिखा रहा है? जब हमने बात की थी कि नेपाल में या फिर इन देशों में कंट्रीज़ लाइक US और मे बी लाइक रशिया, इन सब के इंटरेस्ट हो सकते हैं, बट देश के अंदर जो डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं, इन्हें कौन फंड कर रहा है? सी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। आई टॉक अबाउट नक्सलिज्म वाला पार्ट। कि अभी देखो कि अभी रिसेंटली लाइक विद इन लाइक 1 और 2 मंथ्स में काफ़ी सारे एनकाउंटर्स हुए, और इवन अमित शाह ने भी बोला था कि बाय मार्च 2026 ये जो रेड कॉरिडोर है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो उसी के उससे गवर्नमेंट काफ़ी इंटेंसिवली ऑपरेट, मतलब सी फोर्सेस भी ना ऐसे अकेले क्या बोलते हैं उसको, वैक्यूम में ऑपरेट नहीं कर सकती। वी ऑल्सो नीड अ सपोर्ट, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट का सपोर्ट है, अब स्टेट सपोर्ट, मशीनरी सपोर्ट कर रही है, तो अब एनकाउंटर्स बहुत अच्छे कर रहे हैं लोग। सो आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट पहले थी और जो गवर्नमेंट आज है बीजेपी की, इट इज़ अ लॉट मोर सपोर्टिव? आई वोंट टेल कि सपोर्टिव है, नहीं, इट्स ऑल अबाउट कि किसका क्या ऑब्जेक्टिव्स है। भाई दिवस के ऑब्जेक्टिव है कि मुझे इनको सपोर्ट काम ख़त्म करवाना है, तो काम होगा। भाई इनका है कि नहीं यार इसको बाद में देखिए कुछ और हमारी प्रायोरिटीज़ है, तो उस तरीके से। सो सपोर्टिव ही हुआ। मैं कह रहा हूँ इट्स ऑल अबाउट कि किसके क्या है। तो अभी हाँ, उस सेंस में नो डाउट दे आर सपोर्टिव, और जो उनका एजेंडा है कि भाई 2026 को क्लियर करना है, सो आई थिंक थिंग्स आर मूविंग वेल इन दैट डायरेक्शन। सो रही बात जो आप ट्रेनिंग का बता रहे थे, कहाँ से ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, सो नो डाउट दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उन्होंने लोगों ने बाहर से ट्रेन करके आए हैं, वो सीख रहे हैं। बट रही बात वो फंडिंग वाली, तो फंडिंग क्या है इनका, मैं बताता हूँ। जो मेन इनकी फंडिंग है वो इंटरनल है। इंटरनल क्या है कि जो नक्सली हैं दे गो इनटू एक्सटॉर्शन वाला थिंग। जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है तो वहाँ से एक्सटॉर्शन होता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है वहाँ से एक्सटॉर्शन करते हैं ये। और तेंदुपत्ता पता है आपको? तेंदुपत्ता वो है जो लोग बीड़ी पीते हैं ना, जो उसको तेंदुपत्ता बोलते हैं। हाँ, तो जो तेंदुपत्ता है, इसमें क्या होता है कि जो ट्राइबल लोग हैं वो तेंदुपत्ता इकट्ठा करते हैं। तो एक पैकेट में शायद 100 के आसपास पत्ते होते हैं, तो ट्राइबल को मिलता है 1-2 रुपये का, ठीक है। 1-2 रुपये का लिया और उसने एक वेंडर को दे दिया, ठीक है। तो वेंडर नक्सली को देता है 1-2 रुपये कुछ देता है, और ऐसे करके फिर वो बंदा फैक्ट्री वाले के पास, मतलब ऐसे बीच में इंटरमीडिएटरीज करके, तो हर जगह से उनको पैसा आता है। तो यही जो इंडस्ट्री है ना, ये तेंदुपत्ता और एक्सट्रैक्शन वाली, दैट गोज इनटू लाइक थाउजेंड ऑफ करोर्स। यस, थाउजेंड्स ऑफ करोर्स। यस। तो आपको क्या लगता है कि जो नक्सली जो लोग लड़ रहे हैं, ऊपर जो कमांडर्स हैं वो तो अदर स्टेट्स के, लाइक आंध्रा वगैरह के हो गए या कुछ, अब तो चलो फिर भी लोकल लोग आ गए हैं। अदरवाइज जो लोकल लोग लड़ रहे हैं तो उनको पैसा वगैरह कहाँ से आता है? ऐसे ही तो पैसा मिलता है उनको, इसमें कोई डिनाई नहीं। एक्सटर्नल फंडिंग नहीं है? एक्सटर्नल फंडिंग वैसे नहीं थी, इतनी उस लेवल पर नहीं थी, जब बिकॉज इनको इंटरनली बहुत पैसा मिल रहा था। दे हैव ट्राई टू मेक लिंक्स विद थ्रू दैट आसाम नॉर्थ ईस्ट के थ्रू लिंक बनाने की कोशिश की, बट वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया समहाउ। बट वो एक्सटर्नल फंडिंग वाला है, उनका वो है नहीं। तो इनका जो मेजर जो है वो इंटरनल, जो मैंने आपको बताया, एक्सटॉर्शन हो गया, तेंदुपत्ता हो गया, या बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ से पैसा लेना। और क्या करते हैं कि जैसे कोई रोड प्रोजेक्ट बन रहा है तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे पैसे लेना, और पैसे नहीं देता है तो उसकी मशीनरी चला देते हैं।
तो उस तरीके से, तो वहाँ से बहुत पैसा इकट्ठा होता है इनके पास। सो ऐसा कैसे कि हम लोग जो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था इसको तो हम लोग कम कर पा रहे हैं, बट जो अभी भी जो बॉर्डर्स के पास इश्यूज रहते हैं वो अभी भी है। ओके, और मैंने शायद पहले बताया था कि किसी चीज़ सर्वाइव करने के लिए ना 2-4 चीज़ें चाहिए होती हैं। सप्लाई चेन्स होते हैं, अगर हम सप्लाई चेन्स को कट कर दें तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। इट्स लाइक कि कोई कैंसर का वायरस है, उसका हम क्या कहते हैं रेडिएशन थेरेपी करते हैं, उसको मार देते हैं, राइट, मतलब वो तो डायरेक्ट मारना हो गया। बट उस कोई वायरस है, उसके जो जिस चीज़ पे वो जिंदा रह रहा है उसकी सारी चीज़ें हम कट कर दें तो वायरस अपने आप मर जाएगा, राइट। तो जो इंटरनल वाला है, इस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल करना ईजी है। अपने लोग हैं, सब कुछ अपने कंट्रोल में है, पुलिस अपने कंट्रोल में, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाउंड्रीज अंदर हैं, हाँ अंदर है सब कुछ। फंडिंग हम रोक सकते हैं, वेपन का मूवमेंट रोक सकते हैं, बट व्हेन इज कम टू इंटरनेशनल थिंग, वहाँ पर फैक्टर्स ही और डायनामिक्स ही टोटली चेंज हो जाती है। वहाँ पर तो मैं कहता हूँ कि 80% तो ऐसे फैक्टर्स जो आपके कंट्रोल में नहीं है, दे आर समहाउ इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई लेट्स से कि इंडिया पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट है तो लेट्स से टेररिज्म वाला है कि भाई पाकिस्तान को मना लो तो चलो टेररिज्म वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। भाई पाकिस्तान थोड़ा चलो कहते हैं कि ठीक है भाई हम नहीं करेंगे, पर दूसरे और लोग हैं जिनके वैसे इंटरेस्ट है, हाँ फ्यूल होता रहेगा। टर्की अभी ना हुआ, टर्की होगा, यूएस लगा लो, मतलब व्हाई आर यू नेग्लेक्टिंग यूएस लगा लो, चाइना लगा लो। सो देयर मल्टीपल फैक्टर्स, दोज आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। सो मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पर क्या है कि इंटरनली 80% हमारे कंट्रोल में है तो उनको मैनेज कर लिया तो ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पर क्या है कि हमारे पास 20% ही हमारे कंट्रोल में है। 20% इन द सेंस कि भाई अंदर आएगा तो हम मार देंगे, हमने कुछ चेक पोस्ट लगा रखे हैं, फेंसिंग कर रखी है उस तरीके से। बट बंदे कैसे आ रहे हैं, क्या क्या इक्विपमेंट ला रहे हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, और कहाँ कौन कौन से देश से आ रहे हैं, क्या क्या सपोर्ट मिल रहा है, तो वो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट। जो ऑपरेशन सिंदूर है उसकी सच्चाई क्या है? पाकिस्तान तो साफ साफ कहता है कि नो ये सब फर्जी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट वी हैव द प्रूफ्स। तो यू बीइंग एन इनसाइडर, जिसको पता है कि हाँ असली में क्या क्या हुआ होगा ऑन द ग्राउंड, व्हाट्स योर टेक? सी, जो गवर्नमेंट बता रही है वो तो हुआ है, उसमें तो कोई डाउट है नहीं, बिकॉज दे हैव शोन द प्रूफ ऑल्सो। बट जो पाकिस्तान बता रही है या लोगों को जो भी पता है, जो आसिफ मुनीर साहब कह रहे हैं, अब देखो आप लोगों को, मतलब इट्स फॉर एवरीवन, चाहे कोई पाकिस्तान में भी सुन रहा हो तो उसको भी सुनना चाहिए कि चलो मैं तो कहता हूँ कि इंडिया ने कुछ भी नहीं किया, मतलब जो पाकिस्तान जो नैरेटिव बता रहा है वही सही है। फॉर एग्जाम्पल एक बार के लिए मान लेते हैं इंडिया ने कुछ नहीं किया, जो इंडिया ने किया सब झूठ है, पाकिस्तान जो कह रहा है सही कह रहा है, तो भाई फील्ड मार्शल क्यों बना दिया उसको जब कुछ हुआ ही नहीं, राइट। एक पॉइंट ये। दूसरा ये है कि अगर मान लो कि फील्ड मार्शल ही बनाना था तो भाई एयरफोर्स वाले को बनाते, आर्मी के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं ना, राइट। यहाँ पर भी आप देखोगे कि जो इतने सारे साइटेशंस वगैरह गए हैं वो मैक्सिमम आप एयरफोर्स को मिला है कि काम एयरफोर्स ने किया है। आई एम नॉट सेइंग कि भाई नेवी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था या आर्मी का इन्वॉल्वमेंट था, बट मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, भाई आपको फील्ड मार्शल बनाना था, भाई एयरफोर्स वाले को बनाओ। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ मेकिंग आसिफ मुनीर एज फील्ड मार्शल, जब कुछ किया ही नहीं तो किस खुशी में बना रहे हो आप? भाई हमारा मानिक शाह जी बने थे, तो भाई उन्होंने बांग्लादेश वार को सॉर्ट आउट किया था, एक अचीवमेंट थी। आपकी क्या है कि झूठा नैरेटिव सेट करके अपनी जनता को बेवकूफ़ बना के तब आप बता रहे कि मैं तो फील्ड मार्शल मतलब इसलिए मुझे फील्ड मार्शल बनना चाहिए। सो इट्स ऑल अबाउट नैरेटिव सेटिंग, एंड प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में लोग इस चीज़ को बाय भी कर रहे हैं। सो दैट इज़ देयर, आई थिंक इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लोगों को चीज़ देखनी चाहिए। मैं कहता हूँ भूल जाओ कि इंडिया ने कुछ किया भी नहीं किया, बट व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ मेकिंग दैट चैप एज अ फील्ड मार्शल? ऐसा क्या कर दिया उसने? तो वो है। बाकी रही बात कि इंडिया ने जो किया, मुझे लगता है ऐसी चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी ताकि लोगों को पता रहे। और मुझे लगता है कि आजकल का टाइम ऐसा है कि आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना ही चाहिए। वो टाइम गया कि हाँ करेंगे देखेंगे, नो, वो बात करेंगे, हाँ बात, वो वार्ता होगी। वार्ता पॉइंट ये है ना कि इसलिए कि कुत्ते की दुम की तरह है, वो टेढ़ी है तो टेढ़ी रहेगी। आप उसको सीधी करने की कोशिश करोगे तो नो पॉइंट। आप करो ताकि एटलीस्ट कुछ डेटरेंस तो बना रहे। पॉइंट है कि आप तब भी हमारे लोगों को मार रहे हो, तब भी हो रहा है, एटलीस्ट कोई रिटेलिएशन तो वो अच्छा खासा। सो इट्स अ गुड थिंग। जो अटैक हुआ था पहलगाम में, आतंकवाद को कर्ब करना स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर में वो इतना डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि आप वहाँ पे ऑन द ग्राउंड होंगे, आप देखा है आपने कि जोग्राफी ऐसी है, सपोर्ट एलिमेंट्स ऐसे हैं वहाँ पे, या व्हाट इज इट? अगर कोई भी इंसर्जेंसी है, चाहे अंदर ही सही, मैं इंटरनल की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, नक्सलिज्म इतने लंबे टाइम तक क्यों रहा?
बहुत टाइम से है ना, सिर्फ ऐसा थोड़ी कि भाई अभी 10 साल पुरानी चीज कोई बीमारी है, बहुत टाइम से था। इतने लंबे टाइम क्यों सर्वाइव किया? बिकॉज उसके पास सपोर्ट था। सपोर्ट चाहे वो ग्राउंड के लोगों का था, सपोर्ट चाहे मे बी, मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर से एक्सटर्नल, बट मे बी अंदर इंडिया के अंदर ही कुछ ऐसा, वो क्या कहते हैं उसको, एटमॉस्फेयर बना हुआ जिससे उनको सपोर्ट मिल रहा था तभी उसने सर्वाइव किया। अब वो ख़त्म इसलिए हो रहा है कि उसका सपोर्ट सिस्टम कट कर रहे हैं। अब आप कह रहे हो भाई कश्मीर में इतना क्यों है? भाई वो इसलिए है, ज्योग्राफी वगैरह दैट इज़ ओके, दैट इज़ वन पार्ट। टेररिज्म चाहे तो भाई वो सिटी में भी आ सकता है, इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी कैन बी अ वन पार्ट कि भाई ढूंढना मुश्किल है, वो है। बट जब एक लोकल सपोर्ट रहता है ना, जब लोकल सपोर्ट है कि भाई दिवस को फरीदाबाद में अटैक करने आना है और दिवस के कांटेक्ट में हूँ, तभी तो मैं उसको बचा पाऊंगा ना। दिवस को थोड़ी पता है कि कौन से एरिया में कहाँ जाके छुपना है, कहाँ रहना है, किस तरीके से रहना है, कहाँ नहीं जाना है, वो तो कोई लोकल बंदा ही बताएगा ना। तो जब तक वो लोकल सपोर्ट है, और लोकल सपोर्ट आप कह लो कि ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं हमेशा वो विलिंगली करते हैं, हो सकता है समटाइम अनविलिंगली भी करना पड़ता है बंदूक के दम पर, वो दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो। बट वो जनरली क्या हो गया है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो रेडिकलाइजेशन हुआ है, लोगों का जो ब्रेन वॉश हुआ है, चाहे वो आप इस्लामिक रेडिकलाइजेशन बोलें या कैसे भी बोलें, वो लोग थोड़ा सा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा भटक गए। अब वो उनको एक पाकिस्तान ने झूठी पिक्चर दिखा दी आज़ाद कश्मीर। भाई कश्मीर आज़ाद भी हो जाएगा तो उसकी फिर सर्वाइव कैसे करेगा वो, राइट? ऊपर से चाइना है, साइड में पाकिस्तान है, नीचे हम, कैसे जियोगे फिर? अभी भी आप जो चल रहा है, आपकी रोजी रोटी चल रही है, आप सेब बेच रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो इंडिया के थ्रू सब कुछ वही तो हो रहा है ना। जब भाई लैंडलॉक कंट्री हो जाओगे, फॉर एग्जांपल हम मान लो कि आज़ाद भी हो गए, तो वो सर्वाइबिलिटी भी तो नहीं है। और ये झूठी पिक्चर दिखाई गई है उनको आज़ाद कश्मीर वाली। मैं कहता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आज़ाद होकर आप इंडिपेंडेंट बनाओ या पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान के खुद के वांदे हो रखे हैं यार, वो तुम्हें क्या सपोर्ट करेगा? तो लोगों को ये चीज़ भी थोड़ी देखनी चाहिए। बट ये कि वो होता है ना कि मैंने बताया ना कि अगर आप, दिवस छोटा है, 2 साल का बच्चा है, मैं 2 साल से बता रहा हूँ कि भाई दिस इज़ वाइट कलर, आप ये क्यों पता है कि ब्लैक है? बिकॉज आपको बताया गया ये ब्लैक कलर है, राइट? बट मैं बताऊँ बचपन से भाई ये वाइट है, तो आपके लिए तो वाइट ही हो गया ना। मैं चाहे आपको अब आगे बोलूँगा नहीं भाई ये ब्लैक है, दिवस का नहीं भाई इट्स नॉट ब्लैक, इट्स वाइट। सो दिस इज जो सिखाया गया है, बस ब्रेन वॉश से कहते हैं। बिल्कुल। तो वो ब्रेन वॉश ऐसा हो रखा है। एज पर नेशनल सिक्योरिटी, चाइना पाकिस्तान में से कौन सा बड़ा खतरा है हमारे लिए? मुझे लगता है चाइना ज़्यादा बड़ा है, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक पावर, बिकॉज ऑफ मल्टीपल थिंग्स। इकोनॉमिक तो चलो ठीक है कि इकोनॉमिक टर्म्स में वो हो गया, बॉर्डर साइज, बॉर्डर के इश्यूज है इतने बड़े हैं। पाकिस्तान का क्या है कि मुझे लगता है पाकिस्तान इज नो मोर अ थ्रेट जो पहले था। अब मुझे लगता है चाइना इज अ मच मोर बिगर थ्रेट। देखो, एक इकोनॉमी वाला हो गया, एक बॉर्डर वाला हो गया, वो इश्यूज हैं कि चलो वी कैन मैनेज, बट व्हेन इज कम टू साइबर और उस तरह के जो इनडायरेक्ट अटैक्स हैं, जो वो ज़्यादा खतरनाक है, वो ज़्यादा खतरनाक है। लोगों को मे भी शायद पता चले ना चले, बट ये जो साइबर थ्रेट्स वगैरह है ना, ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाते रहा देन कि जो बॉर्डर वाले क्लैशेस हैं या उसे। आप देखो कि साइबर थ्रेट की वजह से कितने लोगों को लॉस होता है, लोगों के पैसे चले गए। या मैं कहता हूँ साइबर थ्रेट में किसी ने, मतलब चाहे कोई हैकर है, उसने बैंकिंग सिस्टम को हैक कर दिया तो कितना लॉस है। आपको कोई आदमी मारने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बंदा भेजने की ज़रूरत नहीं है, कोई गोली चलाने की ज़रूरत नहीं है, तो कितनी अच्छी चीज़ है, राइट? तो इस सेंस में चाइना इज़ अ मच मोर बिगर थ्रेट देन पाकिस्तान। ग्रेहाउंड्स क्या है? ग्रेहाउंड इज़ अ स्पेशल पुलिस यूनिट ऑफ अर्स्टवाइल आंध्रा, बिकॉज अब तो आंध्रा एंड तेलंगाना अलग हो गया, तो आंध्रा की ये वो है स्पेशल पुलिस यूनिट है जो जंगल वॉरफेयर ऑपरेशंस इन्हीं में डील करती है। और इसी के बेस पर ही कोबरा को रेस किया गया था। कोबरा कोई पुरानी यूनिट नहीं है, कोबरा को 2008 में रेस किया गया था। Okay. और जो शायद ग्रेहाउंड है, इट वाज रेस्ड इन 84 और 86, मतलब इस टाइम ही रेस की गई थी। तो वो उन्हीं के बेस पर कोबरा को रेस किया, और मोर और लेस लाइक 80% हम उन्हीं की तरह काम करते हैं। तो वो जो ग्राउंड्स है उसमें आंध्रा के लोकल लोग होते हैं, और क्या बोलते हैं, ये आंध्रा के बॉर्डर्स में, जैसे निजामाबाद और AOB आंध्रा रूसिया बॉर्डर, वहाँ पर ऑपरेट करते हैं, छत्तीसगढ़ बॉर्डर वाली साइड में। सो दे आर ऑल्सो वेरी गुड, मतलब स्पेशली इन दिस व्हेन इट कम्स टू ट्रेड क्राफ्ट ऑफ जंगल ऑपरेशन, सो दे आर वेरी गुड। और कोई जानना चाहे कि भाई इनके पर्क्स एंड अलाउंसेस काफ़ी अच्छे हैं। कितने होते हैं? इतने हैं कि कोबरा से ज़्यादा है। गिव मी अ नंबर कि जो एक कोबरा के कमांडो हैं वो कितना अर्न करता है, उनकी सैलरी कितनी होती है?
सैलरी देखो डिपेंड्स कि एक तो आपकी जो बेसिक सैलरी है एज पर योर रैंक और प्रमोशन जो भी है उसके कितना ऊपर डिपेंड रहता है। अब लेट्स से मैं अपना बताता हूँ, तो व्हेन आई वाज इन 2015 तो 15-16 हाँ, तो उस टाइम 60-70,000 अराउंड मेरी बेसिक थी, बेसिक, जिसमें TADA सब मिलाकर वो था, प्लस 25,000 मेरा वो था कोबरा अलाउंस, सो मतलब 1 लाख के करीब था। नीचे अगर मैं बात करूँ कोई जवान की तो उसकी शायद 30-35 हज़ार रुपये करीब, मतलब 40 मान लेते हैं, और उसका 17,000 रुपये वो कोबरा अलाउंस, 50,000 रुपये करीब, 50-60 करीब, तो ये रहता है। और वहाँ पर क्या है, ग्राउंड्स में लेट से आप किलिंग वगैरह करते हैं तो आपको आउट ऑफ द वे जाके प्रमोशन भी मिलता है, आपको प्रमोशन भी मिलता है अलग से। हमारा क्या प्रमोशन इस लाइक अ सीनियरिटी वाइज, कि अगर दिवस सीनियर है तो पहले दिवस को मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। अच्छा, नो मैटर आप कितने भी अच्छे हो। हाँ, और वहाँ पर क्या है कि अगर मैंने कुछ अच्छा काम कर दिया तो मैं पहले प्रमोट हो जाऊँगा, ऐसे करके। और वहाँ पर और भी बहुत सारे अलाउंसेज हैं। मतलब पॉइंट ये है कि देखो आपको लोगों को मोटिवेट करना है, ठीक है, वो कैसे मोटिवेट कर सकते हो, तो वो है उस तरीके से। सो एक जो आर्मी ऑफिसर है वो मैक्सिमम कितना अर्न कर सकते हैं? आई नो वी कांट कंपेयर इट विद अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, बट स्टिल व्हाट इज द मैक्सिमम दैट एनी आर्मी पर्सन कैन अर्न सी सैलरी वाइज? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रैंक स्ट्रक्चर, वो किस रैंक पर है। और हाईएस्ट पे कितना मिलता होगा? हाईएस्ट पर तो लेट्स से कोई जनरल है जो चीफ है तो शायद 2.5-3 लाख रुपए तो उसका बेसिक ही है। फिर उसके ऊपर TADA मिलाकर और चलो मैं चीफ तो नहीं वहाँ पर जाएगा, और लेट्स से हाई LT वगैरह में जाता है, वो सब है तो 5-6 लाख रुपए पर मंथ शायद। दैट्स अ मैक्सिमम। हाँ, पर मंथ, हाँ मैक्सिमम। बाकी वो इंटेंजिबल बेनिफिट्स तो हैं साथ में ना, मतलब यू कैन नॉट हैव अ फिगर वो फॉर यू कांट कंपेयर। हाँ राइट। एंड अगर मैं उस सबकी CT से मिलाऊं तो मे बी 2-3 CR टाइप्स हो जाएगा। सिविलियन में क्या सीख सकता हूँ एक वॉरियर से? अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है कि टू प्रिपेयर फॉर अनसर्टेनिटी के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, दैट इज द बिगेस्ट थिंग यू कैन डू टू योर सेल्फ। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, पीपल एक्सपेक्ट समथिंग, होता सब कुछ और है, देन दे गेट डिमोरलाइज। ठीक है, हाउ डू आई ट्रेन माई सेल्फ? हाँ, तो नाउ इज कम टू ट्रेनिंग की। उसमें यह है कि और ये चीज़ है ना तुरंत डेवलप नहीं होती, इट्स लाइक एंड्योरेंस, कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ेगी। आप देखो कि इवन इन अ नॉर्मल लाइफ ऑल्सो, कि आप प्लान करते हो कि फॉर एग्जांपल कि क्या कहते हैं, कोई बंदा शादी कर रहा है लेट्स से ना, तो वो कहता है इवेंट प्लानिंग करेंगे और इवेंट मैंने कोई डेस्टिनेशन वेडिंग टाइप्स करेंगे। वो चाहता है कि मैं ऐसे ऐसे वेडिंग करूँगा, ये होना चाहिए, बट इतनी प्लानिंग के बाद, इतने लोगों के इन्वॉल्वमेंट के बाद फिर भी 19-20 से थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि माइंडसेट है इसमें कुछ नहीं आ रहा, मैं जस्ट टेलिंग यू कि भाई इतनी प्लानिंग होने के बावजूद भी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, बिकॉज फ्यू थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल, दे आर सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो हो जाता है। सो ऐसी चीज़ें जो, और ये ऐसी चीज़ें अभी तो क्या है, जब इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं, बट जब व्हेन इट कम्स टू लाइफ ऑफ इंडिविजुअल, जहाँ पर क्या है कि आपका बस यही आपके कंट्रोल में है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या कर सकते हो, आपके हाथ में यही है बस, राइट। टू बी फ्रैंक देखा जाए तो है कि नहीं? बिल्कुल। आप ये तो नहीं कर सकते ना कि लेट्स से कि जो कैमरे के पीछे बैठा है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही ये सोचे, वो नहीं कर सकते। बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप जो सोचो, ठीक है, उसको आप कंट्रोल कर सको, बिकॉज आपके ही थॉट्स आपके एक्शंस पर शो करते हैं। अगर आपके थॉट्स अलाइन नहीं हो पाए और आपको लगा कि नहीं यह चीज़ गलत होगी, तो आपके एंगर मतलब गुस्सा आएगा और आपके एक्शन उस तरीके से हो जाएंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन इट कम्स टू इसको आप ये भी कह सकते हैं रेजिलियंस टाइप में, कि भाई कुछ भी हो जाए, ठीक है, आई हैव टू मेंटेन माई कीप एंड काम, और मुझे जो मेरा टारगेट है ना, मुझे वो अचीव करना है। क्योंकि इवन चाहे हम कितनी भी ट्रेनिंग्स वगैरह कर लेते हैं, व्हेन आई कम्स टू स्पेशल फोर्सेस, हम बहुत ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, हम इसलिए स्पेशल है कि हम बहुत ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमने कुछ अलग ही उखाड़ फेंका है, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, वी आर प्लानिंग ईच एंड एवरी कंटिजेंसी, भाई ये होगा तो हम ये करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे, बट आई विल टेल यू भाई, जब हम ग्राउंड पे जाते हैं ना, साली ऐसी कंटिजेंसी सामने आती है जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं थे। बट ऐसा नहीं होता ना कि भाई अरे भाई इसके लिए तो हम तैयार नहीं थे, हम नहीं कर रहे। यू फाइंड अ वे आउट। हाँ, वी हैव टू फाइंड अ वे आउट, एंड दिस इज लाइफ एंड दिस इज व्हाट फोर्सेस टॉट यू। सो ये लेसन यहाँ पर भी आप कर सकते हो, बिकॉज भाई आपके हाथ में आप जो सोच रहे हो वही आपके मतलब वो आप कंट्रोल कर सकते हो, अदरवाइज आप देखा जाए आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। सो दिस इज द थिंग दैट आई लर्न इन फोर्स इन हार्ड वे इन द सेंस, बिकॉज इतने प्रोफेशन के बाद आपको यही सीखने को मिलता है कि भाई यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द अनसर्टेन। और कितना भी आप प्रिपेयर कर लो, कितने भी इंटेलिजेंट बन जाए, कितने भी पढ़ लो, पर कुछ ऐसी चीज़ ऐसी होगी कि यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर दैट,
एंड दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग, बिकॉज वहाँ पर लोगों का अपनी एक वो होता है ना कि एक्सपेक्टेशन और होप और मोटिवेशन वहाँ टूट जाता है लोगों का। आई विल टेल यू कि मैंने जैसे फॉर एग्जांपल 200-250 ऑपरेशंस किए, मैंने एनकाउंटर दे 5-6 में किए। समटाइम वी गेट फ्रस्ट्रेटेड, चल क्या रहा है यार, जा रहे हैं इतना मेहनत कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा, ना टेल साइन नहीं मिल रहे, बट अब मैं ऐसे डीमोटिवेट हो जाऊँगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो यहाँ वहाँ पर क्या है कि आओ, फिर आप प्रैक्टिस करो, अपना जो भी आप करो, अच्छे से टीम को मोटिवेट, फिर जाओ। यू नेवर नो कि कब आपको राम मिल जाएंगे, कब आपको दर्शन हो जाएंगे। सो वो है, मतलब यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग, बट कीप ऑन वर्किंग ऐसा नहीं कि यू हैव टू एक्ट एज डम, नो, यू हैव टू ओपन योर ब्रेन एंड ओपन योर आइज एंड ईयर्स एंड एवरीथिंग, ताकि आप देखोगे, एनालाइज कर सको, एंड यू शुड कीप ऑन अडेप्टिंग एंड इवॉल्विंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ये जरूरी है। क्या इसलिए जब पासिंग ऑफ परेड होती है पैरा कमांडो कांच खाते हैं? कांच का मुझे लगता है वो ट्रेडिशन वाला चीज़ है। हाँ, मैं देखिए सबका अपना अपना है। जैसे पैरा वाले कांच खाते हैं, मार्कोस अपना ये ब्लड निकालते हैं नाइफ से, डैगर से, उससे ब्लड निकालते हैं, फिर उसको पीते हैं, ऐसा कुछ है। तो सबका अपना अपना ट्रेडिशन है, उसमें कोई वो नहीं है। मतलब सबका अपना वो है कि भाई हमने इतने हार्डशिप झेली हुआ है, उसका ये है कि भाई हमने अपना खून चढ़ा दिया। मतलब इट्स मोर ऑफ अ सिम्टोमेटिक टाइप्स में हुआ है, बट आई रिस्पेक्ट एवरीथिंग, उसमें कोई इशू नहीं है। हाउ डू एंजॉय लाइफ? एंजॉय मैंने बताया ना कि हाँ, क्या करते हो? एवरीथिंग जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल करता है, दोस्तों के साथ जाना, पार्टी करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, एंड जब मौका मिले कहीं घूमने चले जाना, तो ऐसी नॉर्मल सारी चीज़ें। और जब वहाँ पे थे? वहाँ पर थे, चलो ऑपरेशन से एक अलग पार्ट था, ऑपरेशन के बाद मज़ा आता था। मतलब एक हमेशा एक मोटिवेशन वाला पार्ट रहता है कि अच्छा 7 दिन का ऑपरेशन है, चलो ठीक है, मतलब ऑप्शन अच्छा करेंगे, उसमें कोई वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, बट व्हेन वी विल फॉल बैक, तब हम मज़े करेंगे। मज़े इन द सेंस कि विल हैव अ पार्टी। और मतलब इशू क्या रहता है कि जब हम ऑपरेशन जाते हैं ना, तो नोबडी, जब हम ऑपरेशन से आए 2-3 दिन, जितने दिन बाद भी हम ऑपरेशन करके आए, तो नोबडी विल डिस्टर्ब यू। कोई ये नहीं कहेगा ऑफिस आना है, या आपका ये काम अटका हुआ है, या कोई आपको सुबह उठाएगा, नो। वो 2-3 दिन आपके अपने आप कुछ भी करो, कितना भी सो, कितनी पार्टी करो, कुछ भी करो। तो उस चीज़ में हम वहाँ पर वो अपना रिक्रिएशन टाइप वहाँ पे वो रहता था। हाँ, बाकी गेम्स वगैरह में मतलब एक रहता है लोगों का भाई कि किसी को बाय ऑर्डर बुलाया जा रहा है, वो अलग चीज़ है। बट हमारे यूनिट में ये था कि भाई सब लोग मतलब खुद ही आते थे, भाई आज मैं ये गेम खेलेंगे, आज क्रिकेट खेलेंगे, आज वॉलीबॉल खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, आज बैडमिंटन खेलेंगे। तो मतलब दिस लॉट ऑफ, और स्विमिंग पूल भी था, तो वहीं पर ही कॉम्पिटिशन लगे हुए हैं आपस में। तो जैसे आप बहुत फिट हो, सो व्हाट इज़ योर लाइक डाइट एट लार्ज, या फिर एक ऑफिसर के कमांडो की डाइट क्या होती है? भाई रोटी सब्जी दाल चावल, ठीक है, घर का घी मिल जाए, बस दैट्स ऑल। आजकल जो फिटनेस वाला वो है इशू कि भाई डाइट कैलोरी डेफिशिएंट वाला वो सब। अब मैं आपको बताता हूँ, वो एक नॉर्मल सेंस में एप्लीकेबल है, बट व्हेन इट कम्स टू जब मैं यूनिट में था, जिस तरह का वर्कआउट होता है ना, वहाँ यार चीज़ें मैटर ही नहीं करती। हाँ, ये बात है कि भाई यू विल रेयरली फाइंड कमांडो, रेयरली, मतलब होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, कि जिनके 8 पैक्स होते हैं 8 पैक्स होते हैं, बहुत कम होते हैं। बट हाँ, आपको सारे ये मिलेंगे वी शेप वाले। अच्छा। हाँ, सारे ये मिलेंगे वी शेप वाले कि कमर चौड़ी और चेस्ट चौड़ी और कमर कम, उस टाइप का रहता है। पर एब्स वगैरह बहुत कम रहता है। हाँ, पर यह कि बॉडी फैट बहुत कम रहता है, बिकॉज कि जब ट्रेनिंग चल रही है तब तो वैसे ही कम हो जाता है, पर जब ऑपरेशन में भी चल रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर भी बहुत ही रिगरस इंटेंसिव फिजिकली रहना ही पड़ता है आपको एक्टिव, तो उस वजह से वेट लूज हो जाता है। बट वहाँ पर ये कंट्रोल नहीं होता कि भाई ये नहीं खाना, मीठा नहीं खाना। वहाँ तो जो आ रहा है पेल दो, रगड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब वी नेवर थॉट कि भाई ये कम कर दो, वो कम कर दो, आम दो। इसलिए वर्कआउट ना आपका होता ही है, इसलिए वर्कआउट के सब राइट, बिल्कुल। तो वो है। हेल्प मी अंडरस्टैंड कि आज के दौर में जहाँ पे वी आर डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया, फोकस कैसे मेंटेन करें, बिकॉज आपने फोकस मेंटेन किया है उन टफ सिचुएशंस में। सो आम जनता के लिए फोकस मेंटेन करना आज के टाइम पे बहुत डिफिकल्ट हो गया है, तो क्या करें? डिसिप्लिन। जो भी आपका एम है, जैसे कोई हेल्थ हो गया है, कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, कुछ भी है, लेट से कि आपको करियर में इंप्रूव करना है, तो करियर में इंप्रूव ऐसा नहीं होता ना कि भाई बैठ के सोचने से, आपको यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू वर्क, राइट, उस टाइप से। तो उसके लिए क्या है कि ऑब्वियसली मतलब आप मोटिवेट हो गए पहले, बट मोटिवेशन क्या है ना, इट कैन एक्ट एज अ स्पार्क, बट इट कैन नॉट सस्टेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो क्या है ना कि जब तक आपको मोटिवेशन है ना, आप इतनी आदत डालोगे, आपको डिसिप्लिन में आ जाए। लेट से कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बताता हूँ, मुझे फौज छोड़ी ऑलमोस्ट 3-2.5 साल हो गया। मैं चाहे सुबह वर्कआउट के लिए जाऊँ ना जाऊँ,
ठीक है, पर मैं सुबह उठ जाऊँगा एक बार, चाहे हो सकता है मैं दोबारा सो जाऊँ, पर मैं एक बार सुबह उठूँगा, उठना ही। अब मेरे साथ एक प्रॉब्लम और है, मैं 2 दिन वर्कआउट नहीं किया फॉर एग्जांपल, किसी भी रीज़न की वजह से मेरा मन नहीं था, तीसरे दिन मुझे चाहिए, मुझे करना है, नहीं गलत कर रहा हूँ मैं, कुछ कर रहा हूँ, नहीं मुझे करना है। तो जब तक इस तरह का आपका नहीं होगा कि हाँ यार, कि जो मैंने गोल सेट किया था कि ये मुझे कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम करना है, या मुझे अपनी फिटनेस पर मतलब लेट्स से कि मुझे अपनी रनिंग इंप्रूव करनी है या हेल्थ इंप्रूव करनी है, अगर वो आपका एम था भाई, उस एम को आप ध्यान रखो कि भाई मैंने इस एम को सोच के मैंने शुरू किया था। और जो भी चीज़ें आ रही हैं ना कि डिस्ट्रैक्शन हो गया, टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे, मौसम ख़राब है, मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो चलो तबीयत ठीक हो सकता है, चलो ज़्यादा ख़राब, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मेरा मन नहीं है, आज यहाँ दर्द है, उस टाइप में, आई होप यू आर गेटिंग अ पॉइंट। जब मैं एक्सक्यूजेज पे आ जाता हूँ, देन यू आर ऑन रॉन्ग ट्रैक। आपको इन्हीं जिस दिन आपने ये बीट कर दिया ना, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे किस दिन पार्टी, जब हम पार्टी कर रहे थे, ड्रिंक्स वगैरह हो जाता है काफ़ी, तो मेरा ये है कि भाई अगले दिन सुबह उठ के मुझे जाना है, कितनी नींद आ रही नहीं, उठो जाओ, इस दिन नहीं छोड़ना है। मैं हमारे इवन मेरे साथ नहीं, सबके साथ ऐसा होता है कि लोग कितने थके आ रहे हैं, कुछ भी है, नींद पूरी आंखों में नींद है, पर उठना है, जाना है। वो वही है कि इट्स, आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ डिसिप्लिन। जब आप बना लोगे ना, तो आई एम नॉट सेइंग कि सुबह आपको 4 बजे उठना है, नोबडी इज टेलिंग यू 4 बजे उठो, आप 10 बजे उठो, बट मेंटेन इट, बट वो कंसिस्टेंसी आप मेंटेन रखो। पॉइंट है कि आपको जो रिजल्ट है वो अचीव होना चाहिए, चाहे वो 4 बजे उठ के करो या 10 बजे उठ के करो, इट डजेंट मैटर। पॉइंट है कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, एंड कंसिस्टेंसी पेज यू इन अ लॉन्ग रन। और एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि गुड थिंग्स टेक्स टाइम। लाइफ इज़ नॉट अबाउट स्विगी एंड जोमेटो, 10 मिनट में हो जाएगा। लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं, इट टेक्स टाइम। एक बेबी होता है, उसको भी 9 महीने लगते हैं, ठीक है। एक रिलेशनशिप को बिल्ड करने में उसमें भी टाइम लगता है। तो ये है एज एन ऑफिसर, एज ए कमांडो, जब आप वहाँ पे होते हो जंगलों में एंड यू फाइटिंग अगेंस्ट सम फोर्सेस, इविल फोर्सेस, घर पे लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, हाउ डू यू मैनेज दैट इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट? माँ है, पिताजी है, या वाइफ है, या बच्चा है, आता नहीं आता? बिल्कुल आता है, बट ये तब आएगा ना उनको जब उनको आप बताओगे कि आप करते क्या हो। बट यू नो इट राइट कि आप क्या कर रहे हो, एंड यू ऑल्सो नो कि अगर मैं नहीं गया वापस आज तो नहीं, right? आई गॉट ए पॉइंट। मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया था कि मैं ऐसे कुछ कोबरा में गया हूँ, मैंने कहा नॉर्मल पोस्टिंग है। और मैंने उनको पहले जाके थोड़ा माहौल सेट कर दिया कि यहाँ नेटवर्क नहीं रहता है, हो सकता है आज मेरी आपसे बात हो रही है, उससे 2 दिन नेटवर्क ना, यहाँ टावर है, बंद हो जाता है, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे ऑपरेशन जाना है, 3-4 दिन ऑपरेशन होगा, नेटवर्क नहीं आता है, तो उनको ये ना लगे कि भाई सब ठीक तो है। हाँ, सब ठीक तो है। तो जब भी मैं ऑपरेशन जाता था, मैं उनको कॉल कर लेता था, जब आगे उनको कॉल कर लेता था। तो इसलिए मैंने उनको कभी नहीं बताया, बिकॉज आई डोंट वांट टू कैरी दैट टेंशन इन माई माइंड कि अरे यार मम्मी क्या सोच रही है, वो क्या सोच रही है। और पॉइंट ये पॉइंट ये है कि मैंने उनको बता दिया कि मैं ऑपरेशन जा रहा हूँ और ये ऐसे ऐसे एनकाउंटर है, यार वो परेशान रहेंगे ना फिर। सो क्या ज़रूरत है बताने की? एटलीस्ट आपका जो मेन काम है उस पर तो आप फोकस कर सकते हो ना फिर। एटलीस्ट यू वॉन्ट फील डाइवर्टेड कि अरे यार वो क्या सोचे, वो क्या, नो, थिंग्स आर क्लियर। और जितनी चीज़ें सिंपल रखो तो ज़्यादा बेटर है। और कॉम्प्लिकेट कर दोगे तो फिर यार आप फैमिली मैनेजमेंट करने जा रहे हो या फिर आप ऑपरेशंस करोगे, तो वो है। और फैमिली चाहे कितनी भी हो, फिर भी स्पेशली आई टॉक अबाउट माँ, तो फिर माँ ही होती है कि नहीं? बेशक से वो बाद में कह दे कि हाँ बेटा फौज में गया था, शहीद हो गया, कोई बात नहीं, बट वो तो माँ ही जानते हैं उसके दिल में क्या चल रहा होगा। वंडरफुल सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग, बहुत मज़ा आया। एंड when I see a fine blend of your journey as a commando and journey as a corporate guy running your company and playing the next innings, इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। एंड आई फील दैट जो आपने सीखा है अपने फर्स्ट इनिंग से, वो आपके सेकंड में बहुत हेल्पफुल रहेगा एंड यू कैन क्रिएट अ मैसिव इम्पैक्ट फॉर द वर्ल्ड। क्योंकि लीडरशिप जो आप बता रहे हैं दैट इज़ ऑन द ग्राउंड, जो आपने सीखा है, सिर्फ अपने बुक से नहीं पढ़ के बता रहे हैं आप, विच इज़ वेरी डीप एंड वेरी पावरफुल। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई होप इसमें बस वही है कि अगर आपको, इसमें एक लास्ट वो एडवाइस है कि अगर आपको अच्छी टीम बनानी है तो लोगों को आपको एक जैसा माइंडसेट रखना पड़ेगा, ठीक है? कॉर्पोरेट में हमेशा ही होगा कि लोग आएंगे जाएंगे,
बट जब टीम का माइंडसेट एक जैसा रहेगा ना तो योर टीम विल डू वंडर्स। वो बहुत ज़रूरी है, आपकी विजन अलाइन होनी चाहिए। फॉर अस इट इज़ ऑलवेज अबाउट द वैल्यूज़, कि आपकी एज एन ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज़ क्या हैं, एंड जिनको आप ऑन बोर्ड ले रहे हो अपनी टीम में उनकी वैल्यूज़ क्या हैं। अगर उनकी टॉप वैल्यू मेरी टॉप वैल्यू को मैच नहीं करेंगी तो गाइड लंबी आगे नहीं जा पाएगी। तो इट्स वेरी क्लियर इन द स्टार्टिंग इटसेल्फ कि भाई दिस इज़ हाउ वी वर्क, ये हमारी लाइक वैल्यूज़ हैं। अगर आप करते हो लाइन तो गुड, you can upgrade yourself or change the values, good. If not, then I think we cannot go for a long run. Anyways, discuss about it. Thank you so much. Thank you, Divas. Thank you.